हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम पुष्पेंद्र है। आप सभी का सिलेक्शन अड्डा क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी का हम शुरू किए थे स्टडी करना, उसी क्रम में आज हमें पढ़ना है 8th क्लास की एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो उसका टॉपिक क्या है? मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस जो हम पढ़ेंगे, तो इसके पहले हमने कई सारे रिसोर्सेस भी पढ़ लिए हैं, जैसे लैंड रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन एज वेल एज वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा था। तो इसी में हमें मिनरल्स रिसोर्सेस में पढ़ना है। तो आखिरकार हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं और इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसका आपको डिटेल्ड एक शॉर्ट व्यू दे देते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो टॉपिक इन दिस चैप्टर क्या क्या रहेंगे? व्हाट इज मिनरल, मिनरल क्या क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा आएगा व्हाट इज मिनरल्स, व्हाट इज मिनरल, टाइप ऑफ मिनरल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, हम मिनरल्स को कैसे निकालते हैं या निकालने के क्या क्या मेथड होते हैं वो पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में ये देखेंगे कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक प्रकार का है या विभिन्न प्रकार का है, उसमें कौन कौन से रीजन्स है, जो यहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेस हमें मिलते हैं किस क्षेत्र में और कौन कौन से रिसोर्सेस मिलते हैं, ये पढ़ेंगे। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो जब हम ये सब चीजें पढ़ेंगे कि आखिरकार विश्व के कई विभिन्न क्षेत्रों या विभिन्न देशों में या कहें विभिन्न महाद्वीपों में जो रिसोर्सेस है, मिनरल रिसोर्सेस है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जब इनको पढ़ेंगे तो वहां पर हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जो डिटेल्ड या कहें हमें कॉन्सेप्चुअल चीज है, तो मिनरल क्या होते हैं, मिनरल के प्रकार क्या होते हैं, ये हमारे कॉन्सेप्ट है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को कैसे निकालते हैं, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, ये भी देखेंगे कि मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, ये हमारे लिए एक फैक्ट है, ये हमें याद करना होगा। तो इसमें देखेंगे हम विभिन्न महाद्वीपों में देखेंगे कि आखिरकार रिसोर्सेज का वितरण कैसा है और कहां पर कितने मात्रा में है, ये देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो जो रिसोर्सेज है, तो स्पेसिफाई रूप से हम देखेंगे कि इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों में किन किन स्टेटों में किस विशेष क्षेत्र पे कौन कौन से रिसोर्सेस मिलते हैं, इसको पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ मिनरल्स, तो मिनरल्स जो होते हैं ऐसा हम रिसोर्स पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जब वो हमारे लिए रिसोर्स है तो उसका यूजेस हम किन किन क्षेत्रों में करते हैं, किन किन एस्पेक्ट्स में उनका हम यूज कर सकते हैं, इसको पढ़ेंगे। जब हम उनका यूज करते हैं तो हमेशा एक यह प्रॉब्लम बनी रहती है कि आखिरकार हम क्या करना, उनको क्या ना कर दें, एक्सटिंक्ट ना कर दें या कहे पूरी तरीके से खत्म ना कर दें। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत लार्ज स्केल में हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। उसकी वजह से जहां पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंजेस जैसी प्रॉब्लम आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम आ रही है, वहीं पर यह भी देखा जा रहा है, एक प्रॉब्लम आ रही है कि मिनरल का क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, या कहें पूरी तरीके से जो रिसोर्सेज का हम यूज करते आ रहे हैं वो खत्म होने वाले हैं, या कहें हम उनका सस्टेनेबली यूज नहीं कर रहे। सतत पोषणीय विकास जो होता है उसके जो तत्व होते हैं या उसके मूल्य हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे जब हम मिनरल्स का यूज करते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम मिनरल्स का यूज कर रहे हैं तो हम उनका कंजर्वेशन कैसे करें। सो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि आखिरकार हम मिनरल्स का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। पावर रिसोर्सेस पढ़ेंगे, शक्ति ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा के कौन कौन से सोर्स होते हैं ये पढ़ेंगे कि पावर के कौन कौन से रिसोर्स हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल्स हो गया। ठीक है, तो ये नेचुरल गैसेस हो गई, ये क्या हमारे लिए पावर के रिसोर्सेस हैं। कुछ पावर के हम वर्गीकरण देखेंगे कि पावर के कौन कौन से टाइप होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पावर्स। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी देखेंगे, साथ ही साथ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो कीवर्ड्स है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएं, बाकी जो समझाने वाला पार्ट है वो मैक्सिमम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहेगा। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पारंपरिक ऊर्जा के सोर्स कौन कौन से, ऊर्जा के स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से, उसमें हम पढ़ेंगे फायरवुड, फॉसल फ्यूल्स एंड हाइडल पावर। ठीक है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एज वेल एज जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड बायोगैस। तो ये सब टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस में हमें ये सब चैप्टर्स क्या करने पढ़ने। तो इसी क्रम में जब हम शुरू करेंगे तो पहले ये समझ लें, जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है कि आखिरकार जब हम मिनरल पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जान लें कि आखिरकार मिनरल क्या होते हैं। जैसे कि अभी तक हम पढ़ रहे थे, जो पिछले चैप्टर में जियोग्राफी में पढ़े हैं, जैसे मृदा,
जैसे सॉइल था, लैंड था, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल, इनको हम भी क्या बोले थे, ये एक हमारे लिए रिसोर्स है। हम डायरेक्टली इनका यूज करें चाहे ना करें, लेकिन हमें क्या होता है इसमें रहने के लिए या हमारे विकास के लिए, जैसे लैंड में हम रहेंगे, घर बनाएंगे, एक स्थान पर कहीं स्थापित होंगे या कहीं घर बना के बसेंगे। दूसरी बात क्या है, जब सॉइल होगी तो उसमें क्या करेंगे, अगर फर्टाइल सॉइल होगी तो हम उसमें फर्टिलाइजर्स, सॉरी, उसमें हम क्या करेंगे, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करेंगे, अपने उत्पादन कार्य करेंगे, जिससे हम क्या करें, अपना जीविकोपार्जन कर सकें। साथ ही साथ जब हम देखेंगे कि वनस्पति जीव, जो प्राकृतिक वनस्पति के रूप में पढ़ा था चीजें, कि पेड़ पौधे, जंगल, वन, घास, मैदान, झाड़, या ये सब पढ़े थे, ये हमारे लिए भी क्या है, हमारे पारितंत्र का सिस्टम है, जो क्या इकोसिस्टम का हिस्सा है, जो हमारे विकास या कहें हमारे जो इंटरेक्शन होता है, दैनिक कार्य होते हैं, साथ ही साथ जैसे वायु लेते हैं, वो हमारे लिए सोर्स है, सोर्स ऑफ रिसोर्स है। तो जब हम उसको यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये वेजिटेशन, जो नेचुरल वेजिटेशन है, उसके डेवलपमेंट में काम करता है। इसी तरीके से पढ़ना है कि जो मिनरल रिसोर्सेस है, जो खनिज संसाधन है, वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है या कैसे हम उनका उपयोग करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार मिनरल क्या होते हैं। मिनरल क्या होते हैं, बेसिकली ये नेचुरली फाउंड सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, या कहें कि इनको मानव द्वारा निर्मित नहीं किया जाता या मानव द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता। बस हम ये कर सकते हैं कि उसके फॉर्म में या कंपोजिशन में चेंज कर सकते हैं, या उसमें हम केमिकल रिएक्शंस या फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस करके हम उसके महत्व को या उसकी और भी प्रॉपर्टीज को उजागर करके हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमें यूरेनियम मिलता है, जो मिलता है नेचुरली मिलता है, ऐसा नहीं कि हम यूरेनियम का फॉर्मेशन खुद लेबोरेटरी में करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, यूरेनियम हमें प्रकृति में मिलता है, उसको हम इनरिच करते हैं, और इनरिच करने के बाद हम पावर प्लांट, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें यूज करके क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं, बेसिकली मिनरल्स होते हैं नेचुरली एक अकरिंग सब्सटेंसेस, जो हमें प्रकृति पे नेचुरली प्राप्त होते हैं, या कहें हम उनका क्या करते हैं, निर्माण करने में मानव का किसी तरीके से सहयोग नहीं होता, तो वो क्या होते हैं, हमारे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, दैट डिफाइंस that have definite chemical composition। इसका क्या सेंस हुआ कि डेफिनेट कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि जो कंपोजिशन है वो हर सब्सटेंस, अगर हम एक वाटर की बूंद ले लें या ड्रॉप ऑफ वाटर एक ले लें और दूसरी ड्रॉप ऑफ वाटर ले लें, तो दोनों के केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो दोनों का ही केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा। जैसे केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर का केमिकल कंपोजिशन आप हमेशा देखते होंगे, क्या मिलेगा आपको, H2O ही मिलता है। तो H2O जो है हमारे लिए वो क्या है, वाटर का केमिकल कंपोजिशन है, और ये जो केमिकल कंपोजिशन है ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, H2O ही बना रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हम चाहे जिसके भी उसके कितने भी छोटे छोटे पार्ट कर दें या कई सारे पार्टिकल्स में उसको तोड़ दें। तो बेसिकली क्या है, मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन दैट आर मिनरल्स। ठीक है, तो ये चीजें जो होती हैं ये कॉन्सेप्ट का पार्ट है, आपको ये सब चीजें याद रखनी है, क्योंकि मिनरल्स अगर कोई पूछता है तो डायरेक्टली हमें ये वर्ड बोलने पड़ेंगे कि दैट आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस एज वेल एज दे हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट, मिनरल्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे आपको बताया कि अगर हम इंडिया की ही बात करें, इंडिया में जिस क्षेत्र पर रहते हैं वहां पर देखें तो हर जगह सभी तरह के मिनरल्स नहीं मिलते हैं, या कहें कुछ क्षेत्र में स्पेशल टाइप ऑफ मिनरल्स मिलते हैं और दूसरे क्षेत्र पर दूसरे मिलते हैं। ठीक है, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सब रीजन्स की बात करें तो यहाँ पर हमें कोयले जैसे सब्सटेंस जो मिनरल्स है वो ज्यादा मात्रा मिलते हैं। वहीं पर अगर पन्ना मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर हीरा हमें मिलता है। ऐसा तो नहीं कि पूरे इंडिया में हीरा मिलता हो, वो एक प्लेस विशेष पे मिलता है, या कहें डेफिनेट प्लेस पे मिलता है, या कहें स्पेसिफिक प्लेस पे वो हमें रिसोर्सेस मिलते हैं। तो यही कह रहे हैं कि जो मिनरल्स होते हैं दैट आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अर्थ, या कहें पूरे अर्थ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सभी जगह डिफरेंट क्वांटिटी या डिफरेंट अमाउंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेस हमें मिलते हैं। नेक्स्ट, मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट अंडर वेरिंग कंडीशन। सो जो मिनरल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन जो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरमेंट्स। ऐसा नहीं है कि सभी तरह के मिनरल्स, जैसे कोयले के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होगा, एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगे वो डिफरेंट होंगे, पेट्रोलियम के फॉर्मेशन की कंडीशंस डिफरेंट होंगे, और डायमंड के फॉर्मेशन की कंडीशंस डिफरेंट होंगे। अब जैसे बात करें आयरन की, मैग्नीज, कोबाल्ट, ये सब जितने भी मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं, इनके फॉर्मेशन की बात करें तो ये भी क्या होते हैं, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस एज वेल एज डिफरेंट एनवायरमेंटल
प्रोसेस से क्या बनते हैं, इनका निर्माण होता है। तो यही कह रहे हैं, जैसे कि अगर हम कोयले की फॉर्मेशन की बात करें तो कोयला क्या होता है, कई वर्षों तक जब कहीं पर लैंड सब्सिड्यूस हो जाती है या कहीं कहीं की बड़ी भूमि जहां पर पेड़ पौधे लगे हों, एनिमल्स रहते हो या कहीं वन्य जीव रहते हो बड़ी मात्रा में, और वो क्या हो जाए धरती के अंदर दब जाए या कहीं काफी काफी दिनों तक दबा रहे, हजारों साल तक क्या हो वो दबा रहे, तब उसमें क्या होगा, जब उसमें लगातार उसमें प्रेशर पड़ेगा और साथ ही साथ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके क्या होगा, केमिकल कंपोजिशंस में चेंजेस आएंगे और वो कहीं ना कहीं कोयला बन जाएगा या पेट्रोलियम या डीजल्स के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, नेचुरल गैसेस के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। सो मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो इसका मतलब यही है कि सभी तरीके के जो मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में मिलता है। किसी के फॉर्मेशन में अलग टेम्परेचर की आवश्यकता होती होगी और अलग डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रेशर की जरूरत होती होगी। तो यही कह रहे हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स है वो क्या होते हैं, डिफरेंट जियोलॉजिकल कंडीशंस में बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये जो होते हैं नेचुरल जो रिसोर्सेस होते हैं या कहें ये कैसे क्रिएटेड होते हैं, नेचुरल प्रोसेस से होते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। जैसा कि पहले बताया हमने कि दीज आर नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंसेस एंड दे हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि ये क्या होते हैं, नेचुरल प्रोसेस में बनते हैं, इसमें किसी तरीके के ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता या कहें ह्यूमन का कोई भी योगदान नहीं होता है इसके बनाने में। They can be identified on the basis of their physical properties such as hardness, color, density, hardness, chemical properties as well as physical properties, और we can say lustrous sign। ये जो होते हैं, कोई मेटल जो होता है ज्यादा हार्ड होता है कम हार्ड होता है, जैसे लोहे और सोने में आप तुरंत अंतर कर सकते हैं। लोहे क्या होता है ज्यादा शाइनी होता है और आयरन क्या होता है ब्लैकिश होता है, काले कलर का होता है और क्या होता है कम शाइन होता है। हार्ड कौन सा सब्सटेंस ज्यादा होता है, आयरन ज्यादा हार्ड होगा और गोल्ड कम हार्ड होगा। तो यही कह रहे हैं कि जो मिनरल्स होते हैं उनके जो हार्डनेस होती है और उनका टेक्सचर जो होता है, कलर होता है, शाइन एंड लस्ट्रसिटी जो होती है या कहें डक्टिलिटी जो होती है, वो सभी की क्या होती है, डिफरेंट टाइप की होती है। साथ ही साथ इनकी जो सॉल्युबिलिटी, अगर नॉन मिनरल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, बट सम मेटल्स basically metals are not soluble in water and they have different properties, ठीक है। तो जब हम मेटल्स का पढ़ेंगे, स्पेशली जब हम मिनरल्स को अलग करेंगे या कहें मेटल को डिफरेंट करेंगे, तो उसमें दो कैटेगरी पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल। फिर उसमें मेटल में भी दो कैटेगरी पढ़ेंगे, फेरस एंड नॉन फेरस, वो आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये मिनरल्स को बता रहे हैं, मिनरल्स को आइडेंटिफाई करने के कई सारे हमारी कैटेगरीज हो सकते हैं, कई सारे हमारे मेजरमेंट्स हो सकते हैं कि किसी मिनरल को हम किस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी दूसरे मिनरल से। तो वो हमारे बेसिस हो सकते हैं, केमिकल कंपोजिशन हो सकता है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे उसकी डेंसिटी की, हार्डनेस की, साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी एंड कलर टेक्सचर की बात करें। अगर टाइप ऑफ मिनरल्स की बात करें तो टाइप ऑफ मिनरल्स से हम देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, दो तरीके के देखेंगे। तो मिनरल्स आर बेसिकली टू टाइप, मेटेलिक एंड नॉन मेटल। मेटेलिक भी फर्दर दो तरीके से कैटेगरीज कर सकते हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस और नॉन फेरस में जो डिफरेंस है, दोनों रहेंगे तो मेटल ही, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि जो फेरस मेटल मिनरल्स होंगे तो हम उसमें कहीं ना कहीं हमें आयरन और मिल जाएगा या कहें आयरन का कुछ ना कुछ हमें सब्सटेंस मिल जाएगा या कहें उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या एग्जांपल हो सकते हैं फेरस के, मैग्नीज एंड क्रोमाइट क्या होंगे, ये फेरस मेटेलिक सब्सटेंसेस के क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे। एक मिनट, वहीं अगर हम बात करते हैं नॉन फेरस क्या होते हैं, नॉन फेरस सब्सटेंसेस होते हैं जैसे गोल्ड एंड सिल्वर। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें गोल्ड और सिल्वर का ही कंपोजिशन मिलेगा या कहें कि इसमें किसी तरीके के आयरन का कंपोजिशन नहीं मिलेगा। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बेसिकली दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज rather than metals। so जैसे एग्जांपल हो सकते हैं नॉन मेटेलिक के लाइमस्टोन, जिप्सम एंड मेकअप। अगर मेटल और नॉन मेटल को हमें इसलिए समझना है तो इसका सीधा सा ये मतलब होता है कि मेटल्स में आप देखे होंगे कि क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं, इनको हैमर से ठोक ठोक के क्या कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं, इनकी क्या हो सकती है, वायर बना सकते हैं। सो मेटल्स आर बेसिकली डक्टाइल रस्टर्स एंड दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट, थिन शीट में भी उसको क्या कर सकते हैं, हैमर से कूट कूट के क्या कर सकते हैं, उसको पतला कर सकते हैं। दूसरा, मेटल क्या होते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। अगर मेटल को लगा के हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर करें एक पॉइंट से दूसरे एंड तक, तो क्या हो जाएगा, उससे इजिली क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। अगर वहीं पर ये बात करें नॉन मेटेलिक कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, तो नॉन मेटेलिक में आप देखेंगे कि दे आर नॉट मच एज हार्ड, ना तो वो ज्यादा हार्ड होते हैं ना ज्यादा शाइन होते हैं, और क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल होने का सेंस ये होता है कि अगर उसको हमने क्या किया, हैमर से ठोका या उस पर चोट पहुंचाई, तो वो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, टूट जाएंगे। जैसे स्टोन की बात की जाए, जो पत्थर होता है उसको तेजी से क्या करें, हैमर से मारेंगे तो क्या हो जाएगा, कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। एंड दे आर नॉट डक्टाइल एज वेल एज दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। तो ये सब क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स की प्रॉपर्टीज होते हैं। चलिए इसको और भी समझने का प्रयास करते हैं, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जैसे ऊपर बताया कि इनके कंपोजिशन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मिनरल्स को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, और दो कैटेगरी में एक होगा मेटल और दूसरा होगा नॉन मेटल। तो जो मेटल होंगे उनको भी दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, फेरस मेटल एज वेल एज नॉन फेरस मेटल। ठीक है, तो नॉन फेरस क्या होंगे, जिनमें कि क्या ना होगा, आयरन का कोई सब्सटेंस नहीं होगा, क्योंकि आयरन का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, फेरस बोलते हैं उसका। ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। तो जो मेटल्स होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, वो हमें किस में मिलते हैं, रॉ फॉर्म में मिलते हैं। एग्जांपल हो गया आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और। तो जो भी हमें मेटल्स मिलेंगे वो किस में मिलेंगे, रॉ फॉर्म में मिलेंगे। और रॉ फॉर्म कैसा होगा, और फॉर्म के। देखिए एक होती है रॉक और एक होता है ओर, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओर को भी हम क्या कह सकते हैं, रॉक ही कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है। जैसे रॉक की बात करें तो ये क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स के एग्रीगेट्स होते हैं। एग्रीगेट कहने का सेंस ये कि उसमें एक स्टोन में क्या होते हैं, कई सारे मिनरल्स हमें एक ही चट्टान पे प्राप्त हो सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, और डिफरेंट कंपोजिशन में मिल सकते हैं, कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं। अगर एक छोटा टुकड़ा ले चट्टान का और दूसरा ले, तो दोनों में ही हमें जो मिनरल्स के जो कंपोजिशन है या क्वांटिटी है वो डिफरेंट मिलेगी। जब हम बात करेंगे ओर के, तो ओर में क्या होता है, डेफिनेटली इसमें भी कई सारे मिनरल्स होंगे, लेकिन बेसिकली जब हम आयरन ओर की बात करेंगे तो आयरन ओर का जो एग्रीगेट या कहे हमारे पास कोई जो सब्सटेंस होगा या चट्टान हो गया ओर की, तो उसमें क्या होगा, आयरन कंटेंट ज्यादा होगा, तब वो क्या कहला जाएगा हमारे लिए, आयरन ऑन करेगा। जब हमारे पास बॉक्साइट की ऐसा चट्टान मिलेगा जिसमें बॉक्साइट की ज्यादा मात्रा होगी, तो हमारा बॉक्साइट ओर हो जाएगा। वहीं पर अगर मैग्नीज की ज्यादा मात्रा है उस चट्टान में, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नीज ओर हो जाएगा। तो ओर और रॉक्स में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। रॉक्स क्या होते हैं, दीज आर द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, एग्रीगेट, दीज आर द एग्रीगेटर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, एंड दे आर नॉट composed with इक्वल क्वांटिटी और इक्वल कंपोजिशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो उसमें जो मिनरल्स होंगे वो सेम क्वांटिटी या सेम कंपोजिशन में नहीं होंगे। एक चट्टान को लें और दूसरी चट्टान को लें, दोनों में ही मिनरल्स की जो एग्रीगेटर्स हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, दोनों में ही हमें समान नहीं मिलेगा। ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस। तो जैसा कि आपको पहले ही बताए कि मेटेलिक एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, फेरस हो सकते हैं, नॉन फेरस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो फेरस होंगे उसमें हो जाएगा आयरन, बॉक्साइट एंड मैग्नीज। वहीं पर अगर बात करेंगे नॉन फेरस में गोल्ड, सिल्वर ये सब हो जाएंगे। ठीक है, तो गोल्ड सिल्वर में फेरस क्यों नहीं है, क्योंकि जो गोल्ड का कंपोजिशन होगा, केमिकल कंपोजिशन होगा, तो उसमें ओनली और ओनली हमें क्या मिलेगा, गोल्ड के एलिमेंट्स मिलेंगे या पार्टिकल्स मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे। ठीक है, फेरस मिनरल्स contains iron. Example are iron ore, manganese and chromite. Non-ferrous minerals does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver and copper. तो यह कह सकते हैं जो नॉन फेरस होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें गोल्ड के कोई गोल्ड मिनरल्स को ऐड कर सकते हैं या होंगे, सिल्वर मिनरल्स को ऐड कर सकते हैं, कॉपर को कर सकते हैं और लेड को कर सकते हैं, लेकिन उसमें आयरन का कोई भी कंपोजिशन नहीं होगा या आयरन के मिनरल्स उसमें ऐड नहीं होंगे। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएंगे, नॉन मेटेलिक एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे लाइमस्टोन, ठीक है, चूना पत्थर, मीका हो जाएगा जिसको हम सीसा भी बोलते हैं, जिप्सम हो जाएगा। मिनरल्स
मिनरल्स लाइक फ्यूल्स भी हो जाएंगे, ठीक है, मिनरल्स फ्यूल्स हो जाएंगे लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, ये भी हमारे लिए क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो नॉन मेटल का हमने पहले सिंपल फॉर्म बताया कि जो नॉन मिनरल्स होते हैं उसका अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो मेटल नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस हार्ड होते हैं कंपेयर टू मेटल्स, और वो क्या होते हैं, किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, मेटल भी हो सकता, मतलब लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, और सॉलिड भी हो सकता है। लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो मैक्सिममली मतलब कितने किस्में होते हैं, मेटल्स जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं। उसका एक एक्सेप्शन होता है Hg, दैट मीन्स जो मरकरी होती है वो क्या होती है, हमारे रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, नॉर्मली टेम्परेचर पे क्या होती है, वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है। लेकिन बाकी जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। नॉन मेटल्स क्या हो सकते हैं, वो सॉलिड भी हो सकते हैं एज वेल एज लिक्विड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर बात की कोल की, सॉरी कोल नहीं है, यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर पेट्रोलियम की बात करेंगे, ठीक है। नेचुरल गैसेस वो भी हमारे लिए क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, तो अभी तक हमने जान लिया कि मिनरल्स क्या होते हैं, कैसे हमें प्राप्त होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, मेटेलिक फॉर्म में होते हैं, नॉन मेटेलिक फॉर्म में होते हैं। अब हमें पता करना है कि अगर मिनरल्स हमें कहीं मिल गए, पता चल गया कि ये मिनरल है, तो हम उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो इसमें हमें 3 प्रोसेस पढ़नी है, और वो 3 प्रोसेस कौन कौन सी हैं, एक है माइनिंग, दूसरा ड्रिलिंग और तीसरा है क्वेरिंग। तो इनमें हमें पढ़ना है माइनिंग। माइनिंग आपने देखी होगी, जैसे पन्ना में जाएंगे तो वहां पे हीरे की खदान मिलती है। तो माइनिंग भी हम 2 तरीके की पढ़ेंगे, कास्ट फार्मिंग होगी और सॉफ्ट फार्मिंग, ओपन कास्ट फार्मिंग होगी और सॉफ्ट फार्मिंग होगी, उसको भी अब पढ़े। चलिए यहीं से पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझने का प्रयास करें। मिनरल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। तो ये हमारे पास 3 मेथड होते हैं किसी मिनरल को निकालने का अर्थ सरफेस से। तो माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग, 3 का उपयोग करेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। तो जब हम क्या करते हैं, अर्थ सरफेस को क्या करते हैं, हटाकर अंदर अर्थ सरफेस की जो अंदर मिनरल्स हैं उनको जब निकालते हैं गड्ढा करके, तो उसी को क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए, मिनरल्स दैट लाई एट शॉलो डेप्थ, शॉलो डेप्थ मतलब कम गहराई पर होते हैं, आर टेकन आउट बाय द रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज द ओपन कास्ट माइनिंग। तो ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, जब डेप्थ करते हैं, अर्थ सरफेस पर कम गहराई पर कोई मिनरल होता है तो उसको क्या करते हैं, कम गहराई पर होने की वजह से हम उसकी ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं, ड्रिलिंग नहीं करते। क्योंकि ड्रिलिंग में क्या होती है, हमें टेक्निकल असिस्टेंस लेनी होती है, और ये हाई कॉस्ट इंसेंटिव होता है, या कहें जिसमें कॉस्ट लगने की ज्यादा और साथ ही साथ लेबर और टेक्निकल असिस्टेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए जब जो सोलो डेप्थ पर होते हैं मिनरल्स, तो हम इसका इसलिए क्या करते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं। जैसे कोई ये सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, इसके नीचे क्या है, मिनरल है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इस सरफेस को यहाँ से अलग कर देंगे, यहाँ की सरफेस को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और ये डिप करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ये मिनरल्स को रिमूव कर लेंगे, या कहें ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। तो ये क्या कहलाती है, ओपन कास्ट माइनिंग कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द माइनिंग इन विच डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट। जब हम क्या करते हैं, डीप बोर्स करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, शाफ्ट करते हैं। हैव टू बी मेड टू रीच mineral deposit that lie at great depth is called the shaft mining, ठीक है। तो शाफ्ट माइनिंग क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, कहीं पर बहुत डेप्थ में होती है मिनरल्स, तो उनको निकालने के लिए क्या करते हैं, काफी बड़े बड़े क्या करते हैं, बोर्स करते हैं या गड्ढे करते हैं, फिर उसके थ्रू जाते हैं वहां पर निकालने के लिए, तो वो क्या कहलाती है, हमारी शाफ्ट माइनिंग कहलाते हैं। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक मिनरल आउट इज कॉल्ड द ड्रिलिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर एक्सट्रैक्टेड थ्रू ड्रिलिंग मेथड। जो पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैसेस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको ड्रिलिंग मेथड से निकालते हैं। जैसे बोर कराते हैं ना अपने घरों में पानी निकालने के लिए, तो पानी निकालने के लिए क्या करते हैं, ड्रिलिंग कराते हैं, या क्या जो ड्रिल करने वाली मशीन, बोरिंग मशीन आती है, उसमें क्या करती है, पाइप को धरती के अंदर डालती जाती है, और जहां वाटर रिसोर्सेस मिलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर मिलता है, तो वहां से क्या होता है, वाटर प्रेशरली क्या होता है, ऊपर निकलने लगता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग, क्योंकि ये आपको कंफ्यूजन कर सकता है कि दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है
समझने में या कहें थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो इसलिए पहले से क्लियर कर देते हैं आखिरकार ये सॉफ्ट माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग में क्या। जैसे सॉफ्ट ओपन कास्ट माइनिंग बताया कि अगर कम डेप्थ पे है कोई मिनरल जो है अर्थ सरफेस के कम सोलो डेप्थ पे या कहीं कम गहराई पे है, तो उसको सिंपली हम क्या करेंगे, गड्ढा करके निकालेंगे। जैसे गाँव में कुआं खोदा जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि उसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगते हों या ट्रक चलते हों, उसमें ऐसा नहीं करते। तो हम क्या करते हैं उसमें, बेसिकली क्या करते हैं उसमें, सीधे क्या करते हैं, छोटा सा होल करते हैं या कहें 2 से 3 मीटर गड्ढा करते हैं और उससे क्या करते हैं, पानी निकालने लगते हैं। उसी तरीके से जब हमें मिनरल्स निकालने होते हैं तो बड़े बड़े गड्ढे करते हैं और उससे क्या करते हैं, चीजें निकाल लेते हैं। अब सॉफ्ट माइनिंग क्या होगी, इसको ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पर कहीं ये सरफेस हो गई हमारी अर्थ सरफेस और यहाँ पर कहीं क्या है, मिनरल्स है। ठीक है, अगर यहाँ पर कहीं मिनरल्स, एक मिनट, एक, ठीक है, यहाँ पर कहीं जो सरफेस हो गई हमारी, ठीक है, यहाँ जो हमारी सरफेस हो गई और यहाँ पर कहीं मिनरल्स हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डेप्थ होने की वजह से डायरेक्ट हम माइनिंग कर नहीं सकते, क्योंकि ज्यादा गहराई पर जाएंगे तो हमें सफोकेशन होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हमें टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, काफी या तो कई तरीके का हो सकता है। एक क्या करें, काफी लंबा बोर किया जाएगा और उसके नीचे ऐसे यहाँ पर लोग जाके यहाँ से क्या करेंगे, गड्ढा करेंगे, यहाँ पर लोग जाएंगे, टेक्निकल असिस्टेंस या मशीन्स के थ्रू क्या किया जाएगा, इसका एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। और ऐसी जगह पे क्या करना पड़ता है, हमें ऑक्सीजन पाइप भी डालनी होती है, या कहें लाइट की भी हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर लाइटनिंग भी करनी होती है, या कहें लाइट को भी हमें स्थापित करना होता है कि लोगों को क्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसी जगह पे जब हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करके फिर बाद में कहीं अंदर जाके खुदाई करते हैं काफी अंदर तक, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सॉफ्ट माइनिंग कहलाता है। और सॉफ्ट माइनिंग में ऐसा भी हो सकता है, जैसे रेट होल माइनिंग देखे होंगे या सुने होंगे कभी न्यूज़पेपर में। रेट होल माइनिंग क्या होती है, जैसे आप असम, अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में जाएंगे, तो जैसे ये कोई पहाड़ है, ठीक है, तो पहाड़ के जो नीचे वाले क्षेत्रों में कहीं पर अगर मिनरल है यहाँ पर, तो लोग ऐसा तो नहीं करेंगे कि पूरे पहाड़ के ऊपर से खुदाई करें, ऐसा तो नहीं। तो यहाँ से क्या करेंगे, या पूरा पहाड़ को नहीं खोदेंगे, तो ये क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर छेद करते जाएंगे या कहीं होल करते जाएंगे। जैसे चूहा क्या करता है, घरों की दीवारों में होल करता है, यहाँ से ऐसे होल करते जाएंगे और यहाँ के मिनरल्स को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे। लेकिन ये क्या होता है, बहुत ज्यादा रिक्शी होता है, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकती है, या कहीं ऊपर के जो स्टोन्स है या कहें सरफेस है वो क्या हो सकती है, नीचे की तरफ आ सकती है और यहाँ पर मैन कैजुअलिटी ज्यादा होने की संभावना होती है। इसलिए ब्लैक होल माइनिंग को क्या माना जाता है, इलीगल माना जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जब रिसोर्सेस हमें कम मात्रा में हो, वहां पर जो रिजर्व है या मिनरल रिसोर्स है या रिजर्व है वो कम क्वांटिटी में है, तो हम लार्ज इंसेंटिव या कॉस्ट इंसेंटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर सकते। इस वजह से लोग क्या करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम ऐसे क्षेत्रों में देखेंगे तो वहां पर क्या देखा जाता है, लोग रेड होल माइनिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, दैनिक कार्य, जैसे आप अपने क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर जंगल ज्यादा मात्रा में है, सूखे पेड़ मिल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहां पर लकड़ी काट काट के जंगलों से लाके बेचते हैं और अपने दैनिक जीवन यापन करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप पूर्वोत्तर में जाएंगे तो आपको वहां पर जो दैनिक कार्य का जो इलीगली वर्क मिलता है वो आपको देखने को मिलेगा, रेड होल माइनिंग। ठीक है, जो हमने अभी सॉफ्ट माइनिंग बताया, तो इसी तरह होल किया जाता है, जबकि हम पूरा गड्ढा नहीं करते, होल करते हैं और जाके वो मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और जो सॉफ्ट माइनिंग एक और ये हो सकता है कि काफी बड़े यहाँ पर होल किए जाए, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाए, काफी सारे ट्रकेस चलेंगे, ठीक है, काफी मशीनें चलेंगी और काफी डीप गहराई तक क्या होगा, रिसोर्सेस निकाले जाएंगे। वो क्या हो जाएगा, हमारा सॉफ्ट माइनिंग का ही एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Deep wells are bored to take minerals out is called drilling. Petroleum and natural gas are extracted through drilling method. Minerals that lie near the surface are simply dug out by the process known as क्वेरिंग। जो मिनरल्स जो होते हैं क्या होते हैं, नियर सरफेस होते हैं, बाय सिंपलिंग डग आउट। ठीक है, जैसे कोई मिनरल है बहुत कम गहराई पर या कहीं सरफेस पर ही है, लगभग सरफेस के लगभग 1-2 हाथ नीचे या कहीं 1-2 मीटर नीचे है, तो उसको क्या करेंगे, सिंपली हम डग करेंगे। जैसे गांव में क्या किया जाता है, कुआं खोदा जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वाटर भी हमारे लिए रिसोर्स ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें कुआं खोद के सिंपली डगिंग करेंगे और वहां से क्या करेंगे, क्वेरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, क्वेरिंग कहलाएगी। और इसके एग्जांपल क्वेरिंग का क्या हो सकता है, रेड होल माइनिंग भी हो सकता है। ठीक है,
रेड होल माइनिंग, ठीक है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो रेड होल माइनिंग भी क्या है, एक इसका एग्जाम्पल है। रेड होल माइनिंग में क्या होता है बेसिकली कि लोग क्या करते हैं, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर लाइट। अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन वर्ल्ड, पूरे विश्व में जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का वो कैसा है, इसको समझते हैं। क्योंकि अभी पहले ही बताया कि जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है सभी जगह समान नहीं है, हर क्षेत्र पर या कहीं स्पेसिफिक कोई डेफिनेट एरिया पर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखेंगे यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में जो तीन सिंबल्स दिए गए हैं, मैप बनाया गया है, तो सभी जगह जैसे कहीं आयरन और है तो आपको जो ट्रायंगल मिल जाएगा, जो सर्कल मिल जाएगा, मैग्नीज के लिए कॉपर मिल जाएगा, डॉटेड मिल जाएगा, डार्क डॉट, जिंक बॉक्स मिल जाएगा, निकल, टिन, ठीक है, मीका, बॉक्साइट, डायमंड, गोल्ड। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमें मिनरल्स मिल रहे हैं डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स में, वो हमें क्या मिल रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट तरीके से क्या है हमें मेजर मिल रहे हैं। तो इसका ये आप मैप देख सकते हैं। चलिए अब इसके कंटेंट को पढ़ते हैं, इसके जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कहाँ पर कौन कौन से मिनरल हमें मैक्सिमम मिल रहे हैं। Minerals occur in different type of rocks such as igneous rock, metamorphic rocks और sedimentary rocks। जो minerals होते हैं तो बेसिकली हमें किन किन रॉक्स में मिलते हैं, igneous rock, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। जब हमने पहले चैप्टर पढ़े थे 7th क्लास में तो आपको टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ाया था, इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। हिंदी में बताते थे, इग्निशियस रॉक को बोलेंगे क्या, आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक को क्या बोलेंगे, औषधि चट्टान, और मेटामॉर्फिक रॉक क्या कहलाएगी, और रूपांतरित चट्टान। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने तीन टाइप ऑफ रॉक्स पढ़ी थी। तो अब आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हमें जो मिनरल्स सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेंगे वही हमें इग्निशियस में मिलेंगे। हाँ, कुछ अमाउंट में मिल सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो मिनरल्स नहीं मिल सकता, लेकिन जो मैक्सिमम क्वांटिटी मिलेगी वो क्या होगा, हमें डिफरेंट रॉक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स मिलेंगे। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो मेटेलिक सब्सटेंसेस हैं वो हमें कहां पर मिलते हैं, इग्निशियस रॉक्स में मिलते हैं मैक्सिमम, या मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यू, ठीक है, जब हम कहां से देख सकते हैं, जैसे रॉक फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यू, जैसे दक्कन का प्लेट्यू देखेंगे तो आपको वहां पर क्या मिल जाएगा, इग्निशियस रॉक्स मिल जाते हैं। इग्निशियस रॉक क्या होते हैं, जब ज्वालामुखी का क्या होता है, उद्गार होता है, व्हेन द वोल्केनो एरप्ट्स। ठीक है, जब वोल्केनो क्या होता है, एरप्ट्स करता है तो उसका जो मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है लावा के फॉर्म में, और धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होते रहता है, और ठंडा होते होते क्या होता है, वो चट्टान का फॉर्म कर लेते हैं। और वहां पर मिनरल्स क्या होते हैं, हमें आग्नेय चट्टानों में मेटेलिक मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक एग्जांपल्स क्या होते हैं, आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन। तो जैसे नॉर्थ स्वीडन, जो आपको लोकेशन दी गई है, आपको याद रखना है कि स्वीडन में आयरन और कहां पर मिलता है, नॉर्थ स्वीडन में मिलता है। कॉपर एंड निकल डिपोजिट इन ऑन्टोरियो। ठीक है, तो ऑन्टोरियो में हमें क्या मिलता है, कॉपर एंड निकल मिलता है। कनाडा, आयरन, निकल, क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनम एंड साउथ अफ्रीका। तो आप ये देखेंगे इस तरीके से हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है, जैसे प्लेटिनम, क्रोमाइट एंड निकल, ये हमें कहाँ मिल रहा है, साउथ अफ्रीका में मिला है। सेडिमेंट्री रॉक्स एग्जांपल क्या हो जाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन कौन से हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल जाएंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको मिल जाएंगे कौन कौन से मिनरल्स, लाइमस्टोन, डिपोजिट्स ऑफ कॉकस रीजन्स ऑफ द फ्रांस। जो कॉकस रीजन है फ्रांस का, तो वहां पर आपको क्या मिल जाते हैं, मैक्सिमम क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो आपको क्या मिल जाएंगे, वहां पर लाइमस्टोन मिल जाएगा। देखिए, जब हम पिछले चैप्टर में उच्चावच पढ़ रहे थे, लैंड फॉर्म पढ़ रहे थे कि वर्ल्ड वाइड हमें लैंड फॉर्म्स कैसे मिलते हैं, प्लेट्यू, पहाड़, पर्वत, इसके बारे में जब पढ़ रहे थे तो वहां पर देखे थे कि वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्यूज, माउंटेन्स एंड वैलीज मिल रही हैं। तो जब हम प्लेट्यूज की बात कर रहे थे तो वो क्या बन रहे थे, मैक्सिमम किससे बन रहे थे, लावा के या क्या उद्गार से बन रहे थे। जब हम
वलित पर्वतों के बारे में पढ़ रहे थे, तो फोल्डेड माउंटेन्स के बारे में पढ़े थे, तो वो देखे थे कि दो प्लेट्स क्या करती हैं, जब तो कन्वर्ट्स करती हैं एक दूसरे की तरफ आती हैं, तो उनके क्या होता है, टकराने से क्या होता है, उस क्षेत्र का जो अवसाद होता है वो तेजी से ऊपर की तरफ वलन बनाता है, या कहें फोल्डिंग करता है, तो उससे क्या होता है, वहां पर वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो जब आप देखेंगे कि जब कॉकस रीजन ऑफ फ्रांस में जाएंगे तो आप देखेंगे तो वहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे, क्योंकि पहले से वहां पर क्या था, चट्टाने फॉर्मेशन था, फिर बाद में क्या हुआ, उस प्लेटू का या पहाड़ का क्या हुआ, तेजी से क्या हुआ है, सेडिमेंट्स या कहें उसमें वेदरिंग की कंडीशन की वजह से क्या हुआ है, वो टुकड़ों में उसका इरोजन हुआ है, और वहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे, और सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको मैक्सिमम क्या मिलता है, वहां पर लाइम स्टोन डिपोजिट्स देखने को मिलते हैं, मैग्नीज डिपोजिट्स ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन, एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स। तो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स में आपको डिफरेंट मिनरल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन और डिपोजिट्स। तो इंडिया और चाइना में मैक्सिमम में क्या मिलते हैं, आयरन और डिपोजिट्स देखने को मिलता है, ठीक है। द द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन, ठीक है। जो एशिया कॉन्टिनेंट है तो वो उसमें आपको क्या है, पूरे विश्व का लगभग हाफ से ज्यादा क्या होता है, टिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, इस एशिया महाद्वीप में देखने को मिलता है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। तो इसमें अगर टिन प्रोड्यूसर कंट्रीज में देखा जाए तो एशिया की जो 3 मेजर कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये 3 मेजर कंट्रीज हैं जहां पर क्या होता है, आपको टिन का प्रोडक्शन मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स देख रहे हैं तो आपके लोकेशन याद करना है। जैसे सेडिमेंट्री रॉक एग्जांपल हमने लाइम स्टोन डिपोजिट्स को देखा, कॉकस रीजन ऑफ द फ्रांस में देखा, मैग्नीज डिपोजिट्स ऑफ जॉर्जिया, जो मैग्नीज का डिपोजिट है वो जॉर्जिया में देखा, यूक्रेन, एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया। फॉस्फेट के डिपोजिट्स आपको कहां पर मिलेंगे, अल्जीरिया में देखने को मिलेंगे। मैग्नीज के मिलेंगे डिपोजिट्स जॉर्जिया में और यूक्रेन में, और लाइमस्टोन के डिपोजिट मैक्सिमम मिलते हैं, ऐसा नहीं कि और कहीं नहीं मिलते, मिलते और कहीं भी, लेकिन जो सबसे बड़ी मात्रा में जो हमें ये सब रिसोर्सेस मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, उनका जो रिजर्व है सबसे ज्यादा हमें इन रीजन्स में देखने को मिलता है। जैसे कॉकस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज की बात करें तो जॉर्जिया एंड यूक्रेन, फॉस्फेट अल्जीरिया में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये सब चीजें क्या है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। आपको सिर्फ इसमें ये समझना है कि जो मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स हमें मैक्सिमम हमें मेटामॉर्फिक रॉक्स में और इग्निशियस रॉक्स में देखने को मिलते हैं। जब हम नॉन मेटल्स की बात करें तो हमें किस में मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन होता है, रॉक्स का फॉर्मेशन ही डिसाइड करता है कि वहां पर कैसे मिनरल्स की डिपोजिट्स का जो क्वांटिटी है, जो मास क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। तो जब हम इग्निशियस रॉक्स के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो देखते हैं कि वो किससे बनता है, वो जब वॉल्केनो या कहें ज्वालामुखी का इरप्शन होता है, जब वो उद्गलित होता है तो उससे क्या होता है, नई लावा से क्या होता है, नए रॉक्स का निर्माण होता है, उसमें बड़ी मात्रा में मेटेलिक क्वांटिटीज हमें देखने को मिलता है, मेटेलिक मिनरल्स देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और इन द वर्ल्ड। तो अगर यूरोप की बात करें तो आपको आयरन और का क्या होगा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, लीडिंग प्रोड्यूसर माना जाता है या सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। एक होता है देखिए कहीं पर रिजर्व होना एक अलग बात है, उसका एक्सट्रैक्शन होना अलग बात है। आप इंडिया में ही देखेंगे कि उसका कहीं रिजर्व ज्यादा है लेकिन वहां पर प्रोडक्शन कम है। जैसे हम तांबे की बात करें, जो कॉपर होता है उसका सबसे ज्यादा रिजर्व हमें राजस्थान में मिलता है, खेतड़ी में, लेकिन उसका प्रोडक्शन हमें एमपी में दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि जो रिजर्व है और प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कंट्री और प्रोड्यूसर कॉन्टिनेंट वो है डिफरेंट हो सकता है। रिजर्व कहीं और ज्यादा हो सकता है, मैक्सिमम रिजर्व कहीं और मिल सकता है, और प्रोड्यूसिंग कंट्रीज या प्रोड्यूसिंग कॉन्टिनेंट हमें कोई दूसरा मिल सकता है, ठीक है। चलिए इसी को समझते जो लिखा हुआ, इट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। तो यूरोप क्या करता है, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है आयरन ओर को। रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर। तो आप देखेंगे रशिया में, यूक्रेन में, ठीक है। रशिया यूक्रेन की आप वर्ल्ड में लोकेशन देख सकते हैं। अभी तो क्या है, पूरा बर्निंग इशू है यहीं रशिया यूक्रेन में, रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है उससे। स्वीडन, फ्रांस, ये सब देश क्या है, यहाँ पर आयरन ओर के डिपॉजिट सबसे ज्यादा
देखने को, जैसे जर्मनी का आप रूस क्षेत्र, राइन क्षेत्र देखते होंगे, ठीक है, तो वो भी क्या है, आयरन ओर के डिपॉजिट्स के लिए काफी फेमस है, ठीक है। मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड्स, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। तो आप मिनरल्स के जो डिपॉजिट्स देखेंगे लाइक कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल के फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप, तो ये हमारे ईस्टर्न रीजन में मिलता है। तो ईस्टर्न रीजन आपको बता देते हैं कहां पर पड़ता है। तो ये जो आप मैप देखेंगे, तो ये वाला क्या है, यूरोप का ईस्टर्न रीजन है, जहां पर यूराल माउंटेन क्या करता है, एशिया को और यूरोप को अलग करता है। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ईस्टर्न रीजन बोलते हैं, और ये क्या हो जाएगा, यूरोप का वेस्टर्न रीजन हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, एक मिनट खोल लेते हैं यहाँ पर। तो आपको क्या बताया, सॉरी, तो आप क्या देखें यहाँ पर, मिनरल्स डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, किसका किसका, कॉपर का, लेड का और जिंक, मैग्नीज एंड निकल का जो डिपॉजिट्स है सबसे ज्यादा हमें कहाँ देखने को मिलता है, यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में देखने को मिलता है, और यूरोपियन एशिया, ठीक है। यूरोपियन एशिया, रशिया का मतलब क्या है, जो यूरोप का जो, रशिया का जो हिस्सा यूरोप में पड़ता है, या कहीं यूराल माउंटेन के रीजन का जो रशिया है, वहां पर क्या पड़ता है, ये सब मिनरल्स का क्या है, डिपॉजिट्स हमें बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से मिनरल हैं, किस रीजन में, वो देखते हैं। मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। तो अगर नॉर्थ अमेरिका में बात करें तो कहां पर मिनरल्स हमें ज्यादा देखने को मिलता है, कनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, जो ग्रेट लेक्स रीजन है, ठीक है, वहां पर क्या है, कनेडियन रीजन। एक मिनट आपको वहां पर ले चलते हैं मैप में। तो ये कनेडियन का, ये वाला रीजन क्या है, पूरा ग्रेट लेक्स का रीजन है। इसके नॉर्थ में ये वाला जो रीजन है रशिया का, सॉरी कनाडा का, ठीक है, जो कनेडियन शेल्फ कहलाता है, उस रीजन में आपको क्या होगा, ये सब क्या हो जाएंगे, मिलर्स आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ग्रेट लेक्स के जो नॉर्थ का रीजन एरिया है कनाडा का, वहां पर तो कौन कौन से मिलेंगे, आयरन और मिलेगा, निकल, गोल्ड एंड यूरेनियम एंड कॉपर। तो आप कभी इस बारे में भी पढ़े होंगे कि कनाडा क्या है, यूरेनियम के एक्सट्रैक्शन या यूरेनियम के प्रोडक्शन में क्या है, टॉप लीडिंग कंट्रीज में देखा जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, यूरेनियम का जो रिजर्व है कनाडा में क्या देखा जाता है, बड़ी मात्रा में देखा जाता है। तो अगर देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स अगर बात की जाए, रिजर्व की बात की जाए, कौन कौन से मिनरल की, आयरन, निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर के जब आप देखेंगे, तो यहाँ पर कनाडिया का जो ग्रेट लेक्स का नॉर्दर्न पार्ट है, वहां पर जो कनेडियन सेल्फ रीजन पड़ता है, वहां पर आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। अपलेशियन रीजन, कोल, तो अपलेशियन रीजन क्या होता है, ठीक है, इसको भी मैप में आपको दिखा देते हैं। अपलेशियन रीजन आप देखेंगे, तो ये वाला जो रीजन होता है, यह क्या कहलाता है, अपलेशियन रीजन होता है। तो यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, आपको कोल का क्षेत्र देखने को मिलेगा, कोयले का रिजर्व ज्यादा है। द माउंटेन रीजन ऑफ द वेस्ट, वेस्ट जो रॉकी माउंटेन है, तो रॉकी माउंटेन के रेंजेस में आपको मिलेगा कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर के रिजर्व देखने को मिलेंगे। साउथ अमेरिका की बात करें तो आयरन, आयरन और आपको सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, ब्राजील में देखने को मिलेगा, कॉपर चिली एंड पेरू में, टिन ब्राजील एंड बोल्विया में। तो आपको ये सब क्या है, फैक्ट है, जो आपको जस्ट रीड करना है और इन लोकेशंस को वर्ल्ड मैप में देखना है, ठीक है। तो कॉपर, चिली एंड पेरू, टिन ब्राजील एंड बोल्विया, ठीक है। एक मिनट आपको अगर मैप निकल आता है तो आपको दिखा देते हैं, वर्ल्ड मैप हो, जस्ट 1 मिनट वेट करना आपको।
ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स इसको पढ़ने के लिए मैप का यूज कर लेते हैं साइड में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो आयरन और ब्राजील कॉपर, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ब्राजील मिल जाता है। ठीक है, तो ब्राजील कहाँ पर पड़ता है, ये वाला जो रीजन है वो क्या है, ब्राजील का। ठीक है, और वहीं पर बात करें कॉपर, चिली एंड पेरू, तो यहाँ पर क्या पड़ता है, चिलू पड़ता है और यहाँ पर पेरू पड़ता है। तो चिली में और पेरू में आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। टिन, ब्राजील एंड बोल्विया, तो बोल्विया आपको कहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा और यहाँ पर ब्राजील हो गया। तो पहले ही बता दी कि बोल्विया और ब्राजील में हमें क्या मिलेगा, बड़ी मात्रा में टिन का रिजर्व देखने को मिलेगा। मिनरल ऑयल आपको वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया, तो अर्जेंटीना आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चिली ये हो गया, पेरू ये ऊपर हो गया, कोलंबिया ये वाला रीजन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, काफी सारे जो मिनरल ऑयल है उनका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। दूसरा, साउथ अमेरिका आल्सो हैज लार्ज डिपोजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम। ठीक है, तो आप साउथ अमेरिका में बात करें तो और भी जो मिनरल्स है ये बेसिकली क्या है, ये सभी जो कंट्रीज हैं इन कंट्रीज में आपको कुछ ज्यादा मात्रा में जो रिजर्व मिल रहे हैं वो ज्यादा स्पेसिफिक है, जैसे आयरन और ब्राजील, कॉपर, चिली एंड पेरू, टिन, बोल्विया एंड ब्राजील, मिनरल ऑयल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया में साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिल जाएगा। और भी जो डिपोजिट्स हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, मीका, प्लेटिनम, अवेस्टस अवेस्टोस एंड डायमंड, तो आपको बाकी भी मिनरल्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि ये सब मिनरल बाकी नॉर्थ में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में नहीं मिलते हैं, बस हमें यहाँ पर वो सब चीजें फोकस करनी है जिनकी क्वांटिटी का रिजर्व क्या है, ज्यादा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अफ्रीका में। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम, तो अगर अफ्रीका की बात की जाए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात की जाए, ये हो गया अपना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम, तो आपको यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे, गोल्ड का, डायमंड का एंड प्लेटिनम। गोल्ड, डायमंड और गोल्ड के बारे में आप देखे होंगे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे सबसे ज्यादा देखते हैं कि वहां पर क्या है, इसकी तस्करी होती है बड़ी मात्रा में गोल्ड की और डायमंड के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग, गोल्ड डायमंड बेच के गन ले लेते हैं और क्या करते हैं, तस्करी करते हैं। ठीक है, पायरेट्स बन जाते हैं, ये सब चीजें करते हैं। ठीक है, समुद्री डाकू के रूप में, या कहीं कई सारे क्या करते हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, लोगों को डायमंड लेकर उनको बंदूकें या कहीं हथियार बेचने का काम करती हैं, और इसीलिए यहाँ पर क्या देखा जाता है, हमेशा गृह युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिलती है, या कहें कम्युनिटी वायलेंस देखने को मिलता है अफ्रीका में। तो कहीं ना कहीं अगर इनका देखा जाए, रिसोर्सेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वहीं पर अफ्रीका में आप देखेंगे वहां पर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मिस यूज या कहें वहां पर गाइडेंस सही होने की वजह से, ना होने की वजह से, या डेवलपमेंट इशू होने की वजह से क्या है, ऐसी चीजें देखने को भी मिलती हैं। गोल्ड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे, तो गोल्ड आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो ये रीजन हो जाएगा, जिम्बाब्वे यहीं पर पड़ जाता है, साथ ही साथ जायरे जे वाला रीजन यहाँ पर पड़ जाता है ऊपर। ऑयल आपको मिल जाएगा नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला, तो ये वाला जो नॉर्थ वाला रीजन है तो आपको यहाँ पर नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला में ये मिल जाएगा। अदर मिनरल फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, और भी जो मिनरल्स मिलते हैं अफ्रीका में, कॉपर मिल जाता है, आयरन, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा कि बॉक्साइट का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कॉन्टिनेंट या सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। वहीं पर इट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल, तो ये क्या है, एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, या कहीं काफी, ये कहीं टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आता है, गोल्ड, डायमंड, आयरन एंड टिन निकल प्रोडक्शन में। साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने को मिला, इट इज आल्सो रिच इन कॉपर एंड जिंक, मैग्नीज की भी ये क्या है, रिच है, यहाँ पर काफी मात्रा में कॉपर, लीड एंड मैग्नीज मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है, Kalgoorlie and Kalgoorlie area of Western Australia have the largest deposits of gold। ठीक है, तो ये जो रीजन ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, दोनों ही रीजन में आपको सबसे ज्यादा क्या है, काफी बड़ी मात्रा में गोल्ड के रिजर्व्स देखने को मिलता है। अंटार्कटिका की बात की जाए, अंटार्कटिका एंड आर्कटिक, इसके इसको पढ़ने से पहले आपके इसकी रीजन की बात कर लेते हैं कि इसका रीजन कहाँ पर, ये हो गया हमारा, एक मिनट, अगर बात किया जाए तो ये हमारा हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है, आर्कटिक,
अजय हो जाता है हमारा अंटार्कटिक। आप इन दोनों रीजन्स के बारे में पढ़ चुके हैं या पढ़ते भी हैं। ये हो जाता है हमारा नॉर्थ पोल, ठीक है, और यहीं पर ये हो जाता है हमारा साउथ पोल, ठीक है। जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में पढ़ते हैं तो आप ये देखते होंगे कि यहाँ पर क्या होती है, वर्ष भर बर्फ ढकी रहती है, या कहीं यहाँ पर बड़ी मात्रा में या बड़े बड़े ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसको ऐसा कार्बन सिंक भी माना जाता है कि ये बहुत बड़े क्या है, कार्बन क्या है, सिंक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनका एक्सट्रैक्शन करते हैं मिनरल्स, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, फिर इससे संबंधित इशू को पढ़ेंगे। बस आपको लोकेशंस बता दी है, इनकी पोजीशंस, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे मिनरल्स रिलेटेड इशू के बारे में और इनके कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और इनके ना कंजर्वेशन से कौन कौन से इशू हमें हो सकते हैं, इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो जो इनके हमारे लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसलिए आप ये मैप में देख लीजिए नॉर्थ पोल कहाँ पर है और साउथ पोल कहाँ पर है। अब इनके ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर डिपोजिट्स कौन, जैसे डिपोजिट्स ऑफ कोल इन द ट्रांस आर्कटिक माउंटेन एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ली माउंटेन। तो ये प्रिंस चार्ली माउंटेन है, तो वो क्या है, आर्कटिक रीजन में पड़ता है ऑफ द ईस्ट अंटार्कटिका इज प्रोड्यूस प्रेडिक्टेड, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेडिक्टेड रीजन है। जैसे ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन जो है वहां पर हमें क्या मिल जाता है, कोल रिजर्व मिल जाता है। वहीं पर प्रिंस चार्ली जो माउंटेन है ईस्ट अंटार्कटिका में, वो क्या है, वहां पर हमें क्या मिल जाता है, आयरन ओर मिल जाते हैं। वहीं पर आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर आल्सो प्रेजेंट इन द कॉमर्शियल क्वांटिटीज। कॉमर्शियल क्वांटिटीज का मतलब यह है कि अगर हम बड़ी मात्रा में इसका इंस्ट्रक्शन करें या कहीं बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर जाकर क्या करें, इन्वेस्ट करें और यहाँ का एक्सट्रक्शन करें तो बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़े डिपोजिट्स हमें आयरन के, कोल के या कहें गोल्ड, सिल्वर और साथ ही साथ हमें क्या है यहाँ पर मिनरल ऑयल, जो फॉसल फ्यूल्स हैं, उनके भी रिजर्व देखने को मिलते हैं। अब चलिए जो सब हम रिजर्व अभी तक पढ़े हैं, अब इससे संबंधित और भी रिजर्व हम पढ़ लेते हैं या कहें और भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ सकते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन अभी मिनरल्स का हमने पढ़ा, वर्ल्ड वाइड जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पढ़ा। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया की बात करें। चलिए पहले, इससे पहले हम इसका इंडिया का मैप देख लेते हैं और इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि कहां पर क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये आप सभी कौन स्टेट्स देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये सिंबल्स देख लें। ये क्या है, लेड का सिंबल है, कॉपर, बॉक्साइट, आयरन, मैग्नीज, गोल्ड। नॉन मेटल्स कौन कौन से, लाइमस्टोन, मीका, डोलोमाइट, अवेस्टस, जिप्सम, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो आप जब ये सब देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि कई सारे स्टेट्स में लगभग कुछ हमें रिसोर्सेस मिल रहे हैं और कुछ रिसोर्सेस नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देख लेते हैं पूरे इंडिया में ही क्या है, कई सारे रिसोर्सेस हैं लेकिन उनका रिजर्व अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, ठीक है। तो जैसे आप ओडिशा की बात करें तो आपको यहाँ पर मैग्नीज भी देखने को मिल जा रहा है, लेड एंड जिंक भी देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है। और बात करें यहाँ पर कोल भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर कॉपर भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपको क्या मिल जाएगा, डोलोमाइट। सो ये काफी सारे रिसोर्सेस आपको देखने मिल जाएगा। ये लाइमस्टोन का है सिंबल। तो इस तरह क्या है, काफी सारे आपको मिनरल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स रिजर्व्स हैं या क्या लोकेशंस है। जैसे क्या होगा, जो आयरन और फील्ड क्या है, ग्रीन पॉइंट से दर्शाया गया है। आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट, तो जो पोर्ट्स हैं आयरन ओर के, तो जैसे क्या हो गया, ये पारादीप हो गया। ये क्या है, यहाँ से आयरन ओर का एक्सपोर्ट अदर कंट्रीज जैसे चिली, जापान, सॉरी चीन, जापान और कोरिया रीजन में किया जाता है। ये क्या हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, यहाँ पर कुंद्रेमुख, ठीक है, कुंद्रेमुख या मंगलुरु हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, गोवा मार्मोगांव जो पोर्ट है, यहाँ से हम क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में आयरन और का क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं कंट्रीज में, जैसे चाइना, जापान और कोरियन कंट्रीज में, ठीक है, कोरियन रिपब्लिक कह सकते हैं, ठीक है। तो आप अब देखेंगे कि इनके लोकेशन का नाम एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि आपको आगे ये लोकेशंस पढ़ने को मिलेगा। राजस्थान में आप अजमेर और बेवार, कटनी, मध्य प्रदेश में अमरकंटक, बालाघाट, ये सभी मध्य प्रदेश की लोकेशन है। और ये क्या है, बालाघाट क्या है, मैग्नीज का लोकेशन है, ठीक है। अगर आप नागपुर में देखेंगे, नागपुर क्या है, महाराष्ट्र में लोकेशन है, ये भी मैग्नीज का रिजर्व है, ठीक है। भांद्रा ये भी मैग्नीज का रिजर्व है। और चंद्रमुख देखेंगे तो ये क्या है, आयरन और माइंस है। तो ये चंद्रपुर में क्या है, आयरन और माइंस है, जो कि क्या है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। बैलाडीला जो कि क्या है,
बैलाडीरा कहाँ पड़ती है? ये क्या होगा? मध्य प्रदेश। ये क्या होगा? छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बिलासपुर होगा। ठीक है, सुंदरबाग होगा, मैकाला दुर्ग। ठीक है, मयूरभंज, कुंदसर, हजारीबाग, गया। तो ये सब कई सारी लोकेशन है जहां पर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स का क्या है, रिजर्व देखने को मिलता है। इंडिया की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कहाँ पर कौन सा रिजर्व हमें इंपॉर्टेंट रूप से देखने को मिलता है। जैसे बात करें आयरन की, तो आयरन हमें रिजर्व कहाँ कहाँ इंडिया में मिल जाता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, गोवा, महाराष्ट्र एंड अमरकंटक। ठीक है, बॉक्साइट के रिजर्व देखेंगे तो आपको देखेगा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। वहीं पर मीका की बात करेंगे तो झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द मीका है इन द वर्ल्ड। जो मीका है तो इसका सबसे, इंडिया का है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर कंट्री है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड अगर देखते हैं पूरे विश्व में। कॉपर रिजर्व की बात करते हैं, जैसे कॉपर की क्या है, राजस्थान में खेतड़ी जो माइंस है फेमस है, वो किसके लिए? कॉपर के लिए। तो कॉपर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। वहीं बात की जाता है मैग्नीज का, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, आपको ये क्या है, ये फैक्ट्स है, आपको याद करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इनकी लोकेशन और इनसे रिलेटेड जो प्लेसेस है, जैसे राजस्थान में खेतड़ी, मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये सब चीजें क्या है, आपको ये लोकेशन और वहां के संबंधित और या कहें खनिज के नाम भी याद करने। क्योंकि जो पीसीएस एग्जाम कराता है तो उसमें मैच द फॉलोइंग दे देता है कि ये वाला जो सब्सटेंस है, ये मिनरल है, वो किस लोकेशन में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, या कोई लोकेशन किस लिए फेमस है। जैसे खेतड़ी दे देगा और साथ में कॉपर दे देगा मैच द में, तो आपको खेतड़ी को कॉपर से ऐड करना होगा। इसका मतलब ये हुआ खेतड़ी है फेमस किसके लिए? कॉपर माइंस के लिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये पूरा फैक्ट है। ठीक है, चलिए रीड कर देते एक बार। लाइमस्टोन कहाँ मिल जाएगा? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। गोल्ड मिल जाएगा कोलार इन कर्नाटक, जो कर्नाटक के जो कोलार के खाइन से वहां पर गोल्ड मिल जाएगा। हैज द डिपोजिट्स ऑफ गोल्ड इन इंडिया, दीज माइंस आर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो वर्ल्ड की काफी सारी जो काफी गहरी जो खाने हैं या माइंस है, उसमें क्या है, जो कोलार की कर्नाटक की कोलार माइंस है, वो क्या है, काफी डीप है। ठीक है, विच मेक्स माइनिंग ऑफ दिस ओर अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। ठीक है, तो जब हम ओपन कास्ट माइनिंग देख रहे थे, फिर सॉफ्ट माइनिंग देख रहे थे, तो सॉफ्ट माइनिंग में भी क्या कहा था, ये भी ओपन ही होती है, लेकिन ये क्या होता है, काफी डीप जाना पड़ता है। तो ये क्या है, काफी कॉस्ट इफेक्टिव, वो क्या है, काफी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या क्या कॉस्ट इंसेंटिव वर्क होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं सॉल्ट के, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी। जो सॉल्ट होता है वो हम कहाँ से बनाते हैं? सी वाटर से बनाते हैं। ठीक है, लेक्स एंड रॉक्स, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट का जो भी खनिज होता है, ये क्या है, हम इसका क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं और इसका एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, मिनरल्स को पढ़ा, इनका एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को पढ़ा कि इसको एक्सट्रैक्ट क्या करते हैं, मिनरल्स होते क्या है ये भी पढ़ लिए। मिनरल्स के टाइप क्या होते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक देख लिए। मेटेलिक में भी नॉन मेटल, सॉरी फेरस और नॉन फेरस भी देख लिए। आगे हमने देख लिया वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने देख लिया जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल है, उसका देख लिया। ठीक है, तो जो आपको जो फैक्ट्स हैं वो आपको पूरे के पूरे याद करें। अब यूजेस ऑफ मिनरल्स, जी यहाँ पर फिर वापस कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है कि हम मिनरल्स का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते पढ़ते हैं। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। जैसे आप देखेंगे जो आयरन और होता है वो क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है कई सारी इंडस्ट्रीज के लिए, कई सारी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, अगर कोई हमें इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है तो वहां पर बड़ी मात्रा में हमें क्या लगेगा, लोहे का सामान लगेगा। ठीक है, जब उसको बनाना होगा तो लोहे का सामान लगेगा और हमारे पास लोहे की कमी है तो क्या हो जाएगा, वहां पर इंडस्ट्री स्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये क्या होते हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो मिनरल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मिनरल्स यूज्ड इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी। ठीक है, तो कई सारे जो मिनरल्स होते हैं जैसे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, प्लेटिनम, इनका क्या किया जाता है, हम बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, ज्वेलरी में उपयोग करते हैं। कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन एंड पाइप्स।
कॉपर का क्या करते हैं हम, कई सारे क्या करते हैं पाइप्स का यूज करते हैं, या वायरिंग इलेक्ट्रिसिटी के जो इक्विपमेंट्स आते हैं, वायर आता है, बॉक्सेस आते हैं उसके, तो उसमें भी हम क्या करते हैं कॉइल बनाने के लिए कॉपर का यूज करते हैं। साथ ही साथ पाइप्स बनाने के लिए, यूटेंसिल बनाने के लिए, बर्तन जो बनाते हैं कॉपर के, ठीक है, उसको बनाने के लिए, साथ ही साथ कॉइन्स को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कॉपर का यूज करते हैं। सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री, ठीक है। तो सिलिकॉन ये क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट मिनरल होता है जिसका कि हम क्या करते हैं कंप्यूटर इंडस्ट्री में, चिप इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्योंकि कॉपर इंडस्ट्री, सॉरी, जो हमारी सिलिकॉन इंडस्ट्री क्या है, सिलिकॉन पे क्या है, हमारी कॉपर इंडस्ट्री पूरी वेस्ट है, साथ ही साथ चिप इंडस्ट्री इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्स। इसको कहां से प्राप्त किया जाता है, क्वार्ट्स एक हमारे पास क्या होता है स्टोन्स होते हैं, उससे मिलता है। एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम ओर, बॉक्साइट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन्स, bottling industry, buildings and even in the kitchen कुकवेयर, ठीक है। तो सभी मिनरल्स कई सारे डिफरेंट रीजन्स में या डिफरेंट पर्पस से यूज किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पर्पस है, जैसे एल्यूमिनियम का आप देख सकते हैं एरोप्लेन फॉर्मेशन में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है वो क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, ये काफी हल्का होता है, बाकी मेटल से क्या होता है हल्का होता है, और साथ ही साथ काफी हार्ड होता है या कहें मजबूत होता है। और सिलिकॉन का तो आप देख ही चुके हैं कि आजकल क्या हो रहा है, जैसे साउथ कोरिया में आप देखते हैं या ताइवान में देखते हैं, वहां पर चिप इंडस्ट्रीज का है काफी फेमस है, और उसको स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया में उसको और भी बढ़ाने के लिए या उससे क्या है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हमें क्या चाहिए, सिलिकॉन रिजर्व चाहिए या सिलिकॉन रॉ मटेरियल की उपलब्धता चाहिए। अगर किसी देश में क्या करना है चिप इंडस्ट्री, या अभी जो वर्तमान रीजन में क्या है AI कंप्यूटर जो वर्ल्ड चल रहा है, कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड चल रहा है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट के लिए हमें सिलिकॉन एज अ रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम क्या कर सके अपनी कंप्यूटर इंडस्ट्री को क्या कर सकें, वो इंक्रीज कर सकें या इसको आगे बढ़ा सके, डेवलप कर सके। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि मिनरल्स का यूज क्या, जो जितने यूजेस लिखे हैं इससे हजारों और भी यूजेस हो सकते हैं, होते हैं, हो सकते क्या होते हैं। अब हमें देखना है कि इसके कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स क्या होता है। आखिरकार हमें कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात क्यों करनी पड़े जा रही है, ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो मिनरल्स यूज कर रहे हैं, जैसे लकड़ी है वो भी हमारे लिए क्या है एक मिनरल है, कोल वो भी हमारे लिए मिनरल है, पेट्रोलियम वो भी मिनरल है। सभी जो मिनरल्स हैं आज की डेट पे आप देख रहे हैं गोल्ड का क्या है, दिन पे दिन क्या है रेट बढ़ते जा रहा है, कोयले का ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तो कोई भी क्वांटिटी जो है उसका रेट बढ़ते जा रहा है। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके हिसाब से उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, और जब डिमांड बढ़ेगी तो उसका ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्शन होगा। जैसे कुछ मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड सिल्वर, इनका जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं उतना हमारा मतलब हमारी अर्थ को ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन जब भी हम माइनिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, क्वेरिंग करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं एक काफी बड़े वेजिटेशन या वेजिटेशनल एरिया का हम क्या कर देते हैं एक्सट्रैक्शन कर दे सकते हैं, या उसको काफी पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं, खराब कर देते हैं, ठीक है। जब हम कहीं पर माइनिंग करते हैं बड़े क्षेत्र पे, तो वहां के जंगलों को साफ करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, तो आप देखते होंगे वहां पर कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पर लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, जल भराव की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। जब वहां पर एक्सट्रैक्शन करेंगे तो कई सारे जो हार्मफुल मिनरल्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या हो सकते हैं हमारे वाटर रिसोर्स में आ सकते हैं, और उससे वाटर पॉल्यूट हो जाएगा, फर्दर हमारी बॉडी में आएगा जब हम उसको ड्रिंक करेंगे, और इस तरह से क्या होगा हमारे ऊपर बीमारी आ सकते हैं। तो जब हम मिनरल्स की कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हमें ये भी थोड़ा सा सोच लीजिए लेना चाहिए कि कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और कंजर्वेशन हम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इससे कई सारी प्रॉब्लम हो रही है। अब अगर हम बात करें कोयले के कंजर्वेशन से या कहें मिनरल के कोयले के कंजर्वेशन की बात करें, तो कोयला तो हम कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन इसका अगर ना कंजर्व करें तो इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम, एक तो ये तेजी से क्या हो रहा है खत्म हो रहा है, क्योंकि ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का सोर्स है कोल, और जब हम इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं तो हम कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन कर रहे होते हैं, ठीक है। एयर पॉल्यूशन करते हैं, फर्दर जब रेनिंग होती है तो एसिड रेन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें ये कहीं ना कहीं जैसे सर्कुलर हमारा इकोसिस्टम चलता है, उसी तरीके से सर्कुलर हमारा जो पॉल्यूशन सिस्टम है वो भी चलते रहता है, ठीक है। तो उसको अगर हमें कम करना है तो हमें जरूरी है कि हम कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स को भी क्या करें, प्रमोट करें, इसकी बात करें, या इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि हमें कंजर्वेशन ऑफ मिनरल क्यों जरूरी है। क्योंकि कई सारे मिनरल्स का हम क्या कर सकते हैं रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जो कबाड़ी वाले होते हैं, जो
कबाड़ बेचते या खरीदते हैं तो आप देखते होंगे वो बुके खरीद लेते हैं, बॉटल्स खरीद लेते हैं, कई सारे आजकल आने लगे हैं जो पुराने मोबाइल पे कई सारे छोटे छोटे प्लास्टिक के बर्तन दे जाते हैं। तो इसका पर्पस यही है कि उन जो इक्विपमेंट्स है, जैसे मोबाइल में कई सारे सिलिकॉन चिप्स होती हैं, उनका यूज किया गया है। क्योंकि सिलिकॉन आज की डेट पे उसका रिजर्व कम है और उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हम रिसोर्सेस हमारे पास हैं और वो हमारे लिए यूजलेस हो गए हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फर्दर रिसाइकिल कर सकते हैं और उसके जो हमारे पास मिनरल है उसका हम कॉस्ट इफेक्टिव और साथ ही साथ उसका काफी इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं अगर हम बार बार उसका रिसाइकिल करें और रीयूज करते हैं। इसलिए हमारे लिए मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और साथ ही साथ उनका कंजर्वेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाई टू कंजर्व मिनरल्स, आखिरकार हमें मिनरल्स क्यों कंजर्व करना है? ठीक है, मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो मिनरल्स होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब ये होता है कि ये ऐसा नहीं कि बनते नहीं है कभी, लेकिन ये होता है कि हमारी काफी लाखों पीढ़ियां क्या हो जाएंगी, गुजर जाएंगी इनके बनने में। ठीक है, तो एक बार अगर ये पूरी तरीके से खत्म हो गया तो इसको हम कई सारे लाखों सालों तक वापस नहीं पा सकते, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे कंजर्वेशन के लिए। दूसरी बात, इट इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर फॉर्मेशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, the rate of formation is much smaller than the rate of which the humans consume these minerals। तो जैसा आज की डेट पे देखते हैं जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे उनकी डिमांड बढ़ रही है जिस रेट में, उस रेट में हम क्या नहीं होता, मिनरल्स का प्रोड्यूशन नहीं होता या उनका प्रोडक्शन नहीं होता जिस तरीके से हम उनका यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे उनके मिनरल्स के बनने की रेट और ह्यूमन द्वारा उनके कंज्यूम करने की रेट में क्या है, काफी सारा डिफरेंस आ जाता है। अब जो दोनों चीजों में डिफरेंस आ जाएगा तो किसी की आपूर्ति नहीं हो पाएगी और डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी। तो इस तरीके में क्या हो जाएगा, हमारे डेवलपमेंट में कई सारे बर्डन्स आ जाएंगे या कई सारे ब्रेक्स लगने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि मिनरल्स हमारे डेवलपमेंट के लिए एक बेसिक होता है या कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर या रॉ मटेरियल है हमारे डेवलपमेंट के लिए। जैसे सिलिकॉन की बात की गई, जो कंप्यूटर बेस्ड इंडस्ट्री या कंप्यूटर जो हमारा वर्ल्ड चल रहा है, कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड चल रहा है, इसके डेवलपमेंट के लिए सिलिकॉन बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलिकॉन, लिथियम, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे, बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हाउ टू कंजर्व मिनरल्स, तो हम क्या करें, जब हम इनका माइनिंग करते हैं तो इसके वेस्टेज को क्या करें, कम करें, उसको बार बार माइनिंग करें या कहें उस जो ओर निकला है उसको बार बार हम उसको क्या करें, उससे मिनरल एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास करें कि उससे पूरे मिनरल्स लगभग मैक्सिमम क्वांटिटी में हम मिनरल्स क्या करें उस ओर से क्या कर सकें, निकाल सकें। रिसाइकिल ऑफ मेटल्स इन अनदर वे इन विच द मिनरल्स रिसोर्स कैन बी कंजर्व्ड। ठीक है, तो हम क्या करें, उनका रिसाइकिल करें। ठीक है, रिसाइकिल ऑफ मेटल्स इज another way in which the minerals resource can be conserved। ठीक है, पावर रिसोर्सेस। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, पूरा हमने पढ़ लिया है मिनरल्स के बारे में। ठीक है, और मिनरल्स क्या होते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर कैसा है, इंडिया में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको कंजर्व क्यों करना है और साथ ही साथ इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो ये मिनरल्स के बारे में हमने होलिस्टिक पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं पावर रिसोर्सेस के। ठीक है, अब आप देखेंगे पावर रिसोर्सेस में जब बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम वापस मिनरल्स को ही पढ़ रहे होते हैं या उनको समझने का प्रयास कर रहे होते हैं, क्योंकि मिनरल्स जो होते हैं उन्हीं से हम कहीं ना कहीं पावर को प्राप्त करते हैं या कहीं ऊर्जा को उत्पादन करते हैं। जैसे कोल है, कोयले को हम बर्न करते हैं, वापस उससे हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी लेते हैं और उससे क्या करते हैं, एक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे कोयले को जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। हाइडल पावर प्लांट्स होते हैं जिससे वाटर के फ्लो से क्या करते हैं, टरबाइन को रोटेट कराते हैं और डायनेमो के थ्रू उससे डायनेमिक क्रिया का मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम मिनरल्स का यूज करके हम क्या करते हैं, पावर रिसोर्सेस को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है पावर रिसोर्सेस को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पावर और एनर्जी इज नेसेसरी फॉर इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे हमारे लिए खाना इंपॉर्टेंट होता है कि हम खाना खाते हैं तभी एक जगह से दूसरी जगह चल पाते हैं। जो कहीं हमें पढ़ाई करनी होती है तो हमें क्या होना था, मेंटली और फिजिकली कंफर्ट में होना चाहिए कि क्या करें, ऐसा ना हो कि अंदर से भूख लगी हो, कोई कहे कि 2-4 पेज पढ़ डालो तो मुश्किल हो जाएगा।
उसी तरीके से आप देखेंगे कि जब हमें कोई इंडस्ट्री को रन करना होता है तो वहां पर हमें पावर चाहिए, वहां पर बिजली की जरूरत होती है, वहां पर ट्रकेस के फ्लो के बार बार क्या हो, ट्रकें आए वहां से सामान को लोड करें दूसरी जगह पहुंचाएं, तो ये क्या होते हैं, पावर रिसोर्सेस होते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसलिए माना जाता है कि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में या कहें उसके ग्रोथ के लिए पावर एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्रीकल्चर के लिए हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस, सभी के लिए क्या है, पावर एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पावर रिसोर्सेज कैटेगराइज्ड एज, ठीक है, तो पावर रिसोर्सेज को अगर हम वाइडली अगर इसको क्या करें, ब्रॉड लेवल पे अगर हम इसको बाइफरकेट करें या कहीं बांटना चाहें, इसका कैटेगराइजेशन करें, तो हम दो तरीके में बांट सकते हैं। पहला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पहले आप ये समझ लीजिए कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको हम बोलते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ये क्या होते हैं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं, जो हम पारंपरिक रूप से क्या होते हैं, इनको प्राप्त कर रहे होते हैं। ठीक है, पारंपरिक स्रोत ऊर्जा में जैसे लकड़ी को जलाकर खाना बनाना, जैसे गांव में देखते होंगे, साथ ही साथ कोयले से क्या करना है, एनर्जी का प्रोड्यूस करना, तो जो हमारे क्या है, पारंपरिक सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर एनर्जी हो गया, ठीक है, थर्मल पावर एनर्जी हो गया, जियो थर्मल पावर एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाते हैं, हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, चलिए इस फिगर को देखते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि किसी भी पहलू, किसी भी चीज के क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं, उसके पॉजिटिव पहलू भी होते हैं, नेगेटिव पहलू भी होते हैं। ठीक है, तो पहले इसके एडवांटेजेस को पढ़ लेते हैं। ऑयल, ठीक है, तो एडवांटेजेस की बात करें तो ऑयल क्या होता है, इजियर टू ट्रांसपोर्ट, ये क्या होता है, इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, और ये क्या होता है, हमारे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए एक बेसिक होता है, रॉ मटेरियल होता है। वहीं पर अगर बात करें नेचुरल रिसोर्सेज के एडवांटेज की, तो इजियर टू ट्रांसपोर्ट, जो नेचुरल गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बाई पाइपलाइंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसको बाई टैंकर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, तो आप देखेंगे जो नेचुरल गैस होती है, सीएनजी हो गई, एलपीजी हो गई, ये क्या होती है, ज्यादा क्लीन होती है रेदर देन ऑयल हो गया, कोल हो गया और पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, चीपर देन ऑयल, और ये क्या होती है, सस्ती भी होती है, किससे, ऑयल से। तो ये हमारे क्या हो गए, नेचुरल गैसेस के क्या हो गए, एडवांटेजेस हो गए या कहें पॉजिटिव पॉइंट हो गया वहीं पर ऑयल का। अब अगर इनके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्या है, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलिंग एंड गैस लीकेज, तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, एटमॉस्फेयर में कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये लीक होंगे एटमॉस्फेयर में तो ये क्या करेंगे, कंबशन करेंगे, मतलब बर्न करेंगे, तो बड़ी मात्रा में क्या करेंगे, ऑक्सीजन का यूज करेंगे, और अदर जो हार्मफुल गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इनका क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारा क्या होगा, क्लाइमेट में इशू होगा या कहें एयर पॉल्यूट होगा। पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड कॉस्ट एसिड रेन, और जब ये पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, जब ऑयल को बर्न करते हैं, पेट्रोलियम कोल को जलाते हैं, तो उससे होता है क्या, कई सारे सल्फर गैसेस जो होती हैं, सल्फर कंटेंट क्या होते हैं, बर्न होके एयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूट हो जाता है। जब फर्दर रेनिंग होती है, जब वर्षा होती है, तो वो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, हमारी वर्षा या वाटर ड्रॉप्स के साथ मिलकर नीचे आते हैं, जो कि एसिड रेन का रीजन बनते हैं। और एसिड रेन में आप कभी ना कभी ताजमहल को कनेक्ट करके पढ़े होंगे कि आखिरकार व्हाइट कलर का जो संगमरमर है वो क्या हो रहा है, येलोइश हो रहा है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि संगमरमर क्या होता है, एक कैल्शियम होता है, ठीक है, कैल्शियम से मिलकर बनता है, और जब उसमें क्या होता है, चूने में जब हम वापस एसिड को डालते हैं तो वो क्या होता है, रेडिश हो जाता है। इसलिए ताजमहल को देखते हैं कि वो येलोइश होते जा रहा है, उसमें पीलापन आते जा रहा है, तो वो किसकी वजह से आ रहा है, एसिड रेन की वजह से आ रहा है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इन इज नॉट इजी, ठीक है, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट इजी, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो हमारे पास दो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यहाँ पर पढ़ना है।
कोल, वुड और हमें पढ़ना है कौन सा, हाइड्रल पावर। तो हमारे ये तीन बेसिक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी थे, ठीक है। जैसे फायर वुड हो गया, जैसे लकड़ी को जलाने, जंगलों से लकड़ी प्राप्त करते थे, उनको जला के ऊर्जा को प्राप्त करते थे, और कोयले को जला के, साथ ही साथ हाइडल पावर दैट मीन्स वाटर को यूज करके। आप यहाँ पर देखेंगे एडवांटेज में फायर वुड का, तो ये क्या होता है, इजी एक्सेस होता है, जंगलों में जाए एक कुल्हाड़ी लेके उसको काट के पेड़ के क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। प्रोवाइड एनर्जी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो ये क्या करते हैं, गांव में देखे होंगे कई सारे लोग, गांव शहरों में भी इसका यूज करते हैं, तो बड़ी मात्रा में गांव का जो खाना बनता है लोगों के घरों में, तो वो लकड़ी को ही क्या करते हैं, यूज करते हैं, जला के खाना बनाते हैं। वहीं पर देखेंगे आप डिसएडवांटेज, कलेक्शन इट्स टाइम कंज्यूमर, जब हम लकड़ी काट के घर से लाते हैं या कहीं घर से जाते हैं जंगल में लकड़ी काटते हैं फिर वापस घर आते हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, टाइम लगता है। पॉल्यूटिंग, ये क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन करते हैं। प्रमोटिंग ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, इससे क्या होता है, कई सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं जो हमारे क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं। डिफॉरेस्टेशन, हम जब ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट कर उसको से खाना बनाएंगे तो क्या होगा, लकड़ी काटेंगे तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा। डिफॉरेस्टेशन से आप संबंधित जो इशू है वो तो जानते ही हैं, ठीक है। इरोजन बड़ी मात्रा में होगा, लैंडस्लाइड्स देखने को मिलेगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। आप इससे रिलेटेड एक ये एग्जाम्पल ये भी देखे होंगे कि जो गांव में खाना बनाती हैं महिलाएं, तो उससे क्या होता है, कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है महिलाओं को, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, श्वास लंग्स इन्फेक्टेड होने की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी जिसका नाम था उज्ज्वला योजना, जिसमें क्या होता है, सभी को फ्री गैसेस और सिलेंडर्स बांटे गए थे, ठीक है। आप यहाँ पर देखे जाएंगे कोल के क्या एडवांटेज है, एक्सटेंसली अवेलेबल, ये क्या है, हमें काफी मात्रा में प्राप्त है। एफिशिएंट कन्वर्सन टू इलेक्ट्रिसिटी, क्या हो जाता है, इससे बड़ी मात्रा में क्या कर सकते हैं, वाटर को क्या करके गर्म करके हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट्स बना के क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। पॉल्यूटिंग सोर्स बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, ये क्या होता है, ये कोयल को जब बर्न करते हैं तो बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन होता है, और साथ ही साथ आप ये देखेंगे यहाँ पर बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, इसको ट्रांसपोर्ट करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, काफी बर्डन है या क्या है, काफी बल्कि। हाइड्रल पावर एनर्जी की बात करेंगे तो इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग है, प्रमोट इरिगेशन एंड शिप फिशिंग, तो इससे क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन कम होता है, साथ ही साथ इससे इरिगेशन को प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, फिशिंग को बढ़ा सकते हैं, और ये क्या है, सबसे ज्यादा सस्ता माना जाता है। दूसरी बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, जब बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाने के लिए, ठीक है, तो वहां पर देखेंगे एक बड़े से रिजर्व, वाटर रिजर्व को बनाया जाता है कि जिससे क्या किया जाए, वहां पर वाटर को कंजर्व कर सके और वहां से क्या कर सके, रिजर्व मतलब स्टोर कर सके, वहां से क्या करके काफी हाई से वाटर को फ्लो करा के वहां पर टरबाइन को रोटेट करा के इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेंगे। तो जब वहां पर काफी सारा वाटर रिजर्व बनाया जाएगा तो आप देखेंगे कि वहां के लोकल कम्युनिटी और साथ ही साथ वहां पर जितने भी हमारे नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या हो जाएंगे, पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे, वहां पर काट दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वहां पर डिफोरेस्टेशन देखा जाएगा, लकड़ियों को काटा जाएगा, जंगलों को हटाया जाएगा, वहां के लोकल कम्युनिटी को हटाया जाएगा, तो आप देखेंगे वहां पर डिस्प्लेसमेंट जैसी प्रॉब्लम आएगी। दूसरा इंड्यूस लो, ठीक है, दूसरा एक्सपेंसिव टू सेटअप, तो आप जब पहले डैम बनाएंगे, रिजर्व बनाएंगे, वहां पर पूरा स्टार्टअप करेंगे, वहां पर लोगों को मतलब डैम बना के वहां पर डैम्स बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स लगाएंगे, तो काफी सारा क्या ये कॉस्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जो चीज अभी पढ़ी है वापस उसी को पढ़ना है और फास्ट इसको कवर करेंगे। दोज रिसोर्सेज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो सभी के लिए कॉमन है, या कहें हम पारंपरिक रूप से जब पहले से आ रहे हैं तो इसका यूज करते आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं हम पहले से पेट्रोलियम का यूज किए या कोयले का यूज करना शुरू कर दिए, हमने पहले लकड़ी को ही काट कर उससे खाना बनाना सीखा, ठीक है, लकड़ी को ही जलाना सीखा। तो यहाँ से ये कह सकते हैं विच आर बीन कॉमन इन यूज, मतलब मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 80% पॉपुलेशन लकड़ी का अभी भी यूज करती है, ठीक है। लॉन्ग टाइम कॉल्ड द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फायरवुड एंड फॉसल फ्यूल्स आर
द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, ठीक है। तो इनको क्या कर सकते हैं, ये दो मेन क्या है हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फायरवुड जैसे आपको बताया कि इसको क्या किया जाता है खाने के बनाने के लिए और हीटिंग के लिए। ठंडियों में क्या करते हैं गांव में लोग, क्या करते हैं अंगीठी जला लेते हैं और चारों तरफ बैठ के कथा कहानियों का प्रवचन चलता है, कथा कहानियां सुनाते हैं, ठीक है। दूसरा, इन इंडिया मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजेस कम्स फ्रॉम फायरवुड। तो आप विलेजेस में देखते होंगे कि 50% से भी ज्यादा जो पॉपुलेशन वो क्या करती है, इसी फायरवुड का यूज करती है। फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल व्हिच आर बरीड अंडर द अर्थ फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर। तो जब फॉसिल फ्यूल्स की अगर फॉर्मेशन की बात करें, तो जब बड़े लार्ज पे क्या होता है, कोई वेजिटेशन होता है, नेचुरल वेजिटेशन, वो क्या होता है एकदम से क्या होता है धरती के अंदर दब जाता है और काफी मिलियंस ऑफ ईयर तक क्या होता है दबा रहता है। टेम्परेचर बढ़ता है, साथ ही साथ वहां पर प्रेशर इंक्रीज होता है, तो क्या हो जाता है वहां पर कोल फॉर्मेशन होता है, या कहें फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर फॉसिल फ्यूल्स विच आर द मेन सोर्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। Fossil fuels are limited quantities and the rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their फॉर्मेशन कोल। तो यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम पहले भी पड़ी थी कि हमें कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, कंजर्वेशन के साथ साथ इसको कैसे कंजर्व करें, इसके बारे में जब पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि फॉसिल फ्यूल्स का जो फॉर्मेशन है मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, ये क्या हमारे रेट ऑफ फॉर्मेशन फॉसिल फ्यूल्स का। और दूसरा, डिमांड ऑफ पॉपुलेशन या उनके कंज्यूमिंग रेट की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। इस वजह से क्या हो गया, कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब यही कह रहे हैं कि इनके जो फॉर्मेशन है उसमें जो रेट है या फॉर्मेशन का जो रेट है उसके ह्यूमन द्वारा उसके कंज्यूमिंग रेट से क्या है, काफी कम है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल्स, ये क्या होते हैं बड़ी मात्रा में वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं। इट इज यूज्ड एज द डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील स्टीम, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि जो डोमेस्टिक फ्यूल्स में होता है, लकड़ी को जाते हैं, कोयले को जलाते हैं इंडस्ट्रीज में। गांव में तो नॉर्मली जो राशन होता है वहां पर अभी भी क्या होता है केरोसिन बांटा जाता है, ठीक है। इंजन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर कोल इज कॉल्ड द थर्मल पावर, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं बनाने के लिए, हम कोयले का यूज करते हैं, तो वहां पर कौन सी एनर्जी का बनाते हैं, थर्मल पावर एनर्जी का यूज करके क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का प्रूफ बनाते हैं। द जाइंट फंस एंड द serpents got buried under the layers of the earth millions of years ago convert into coal, therefore referred to as the buried sunshine, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब कई सारे मिलियंस ऑफ ईयर तक कोई किसी स्थान पे क्या होता है स्वैम्प्स एंड जायंट फंड्स क्या होते हैं दब जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है इसका फॉर्मेशन होता है। प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स का प्रोड्यूसर की बात करें तो चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड द फ्रांस। प्रोड्यूसर इन इंडिया रीजन की बात करें तो झारिया झारखंड में देख सकते हैं, धनबाद, बकारो एंड बोकारो इन झारखंड। ये क्या है पेट्रोलियम रिजर्व है। पेट्रोलियम की बात करेंगे तो पेट्रोलियम इज अ स्टिक थिक लिक्विड, ठीक है। तो पेट्रोलियम किस फॉर्म में होता है, लिक्विड में होता है और ये थिक ही होता है। इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स एंड द ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेटेड इन ऑफशोर एंड द कोस्टल एरिया। तो जब पेट्रोलियम की बात करेंगे तो आप देखेंगे ये क्या होता है कई सारी चट्टानों या काफी अंदर में क्या होता है दबा होता है और कई सारी चट्टानों के बीच में दबा रहता है। ये कैसा होता है लिक्विड फॉर्म में होता है और थिक ही होता है, ठीक है। और इसको ड्रिलिंग के थ्रू क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमने मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के 3 मेथड बनाए, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है। दिस इज देन सेंट टू द refineries which process the crude oil and produces a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastics and lubricants. Petroleum and its derivatives are called black gold as they are very valuable, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेट्रोलियम को लोग क्या कहते हैं, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। क्यों, जैसे कोयले को ब्लैक डायमंड बोलते हैं उसी तरह पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, क्योंकि ये देखने में काला होता है। जब हम इसके क्रूड ऑयल को देखेंगे तो क्रूड ऑयल से क्या होता है कई सारी ये चीजें निकलते हैं, कैरोसिन, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स, ये सब क्या होता है उससे निकाले जाते हैं। प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड देखे तो ईरान, इराक, तो जितने जो हमारे क्या वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जैसे देखेंगे ईरान, इराक, सऊदी अरेबियन कंट्रीज हो गए, कतर, यूएसए,
ठीक है, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, तो ये सब चीजों में क्या होता है, काफी प्रोड्यूसिंग लीडिंग कंट्रीज है। ठीक है, जैसे ओपेक कंट्रीज जो होते हैं, अब आप ओपेक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पर क्या बेसिकली किसका ऑर्गेनाइजेशन है, पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो वहां पर आपको ये सभी कंट्रीज देखने को मिल जाएंगे। प्रोड्यूसर इन इंडिया, तो अगर इंडिया में देखा जाए कि इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, डिगबोई एंड असम, बॉम्बे हाई एंड मुंबई एंड डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रीजन्स में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस इज फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपोजिट्स एंड इट्स रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू सरफेस। तो आप नेचुरल गैसेस के रिसोर्सेज को भी उन स्थानों पे देख सकते हैं जहां पर क्या कोयल रिजर्व है या पेट्रोलियम रिजर्व देखने को मिलते हैं। जब उनको निकाला जाता है तो साथ ही साथ वहां से हमें क्या होता है, जब ऑयल क्या होता है, पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल निकल रहा होता है, तो वहां से आपको नेचुरल गैसेस के भी एक्सट्रैक्शन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड एज द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसका क्या है, डोमेस्टिक भी यूज होता है एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज भी होता है। डोमेस्टिक यूज में आप जैसे देखेंगे जितने भी टैक्सी चलती हैं उसमें सीएनजी टैक्सी चल रही है, वेन्स टैक्सी चल रही है, बाइक टैक्सी, बाइक भी है वो भी सीएनजी आ गई हैं। प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड। ठीक है, एक चीज और एक फैक्ट है कि जैसे स्विट्जरलैंड में देखेंगे तो आपको किसी भी तरीके के नेचुरल रिसोर्स या कहें ये मिनरल्स हैं इनका रिजर्व नहीं देखने को मिलता, जैसे कोल, पेट्रोलियम इनका नहीं देखने को मिलता। ठीक है, प्रोड्यूसर इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा होगा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ दिस ऑफ शोर इन मुंबई हाई रीजन में क्या होता है, इसका प्रोडक्शन होता है। वाई यूज ऑफ फॉसल फ्यूल्स शुड बी चेक्ड। आखिरकार ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम फॉसिल फ्यूल्स के जो यूज कर रहे हैं उसको क्या करें, हम उसको कंट्रोल करें। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है, एक तो यह है इसलिए है क्योंकि ये क्या है, सभी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब ये एक समय के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम इससे ये रिलेटेड है कि इनका ज्यादा यूज करने से क्या प्रॉब्लम आ रही है, लगातार पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, सो द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शन, ये तो सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कंजप्शन बढ़ेगा, ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज लीड टू देयर डिप्लीशन एंड अलार्मिंग रेट। ये भी प्रॉब्लम है कि ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है तो इनकी एक क्या लिमिट है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएंगे, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग दिस फ्यूल्स आर आल्सो कॉज अ कंसर्न। तो इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एसिड रेन जैसी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, हाइडल पावर की बात करें तो हाइडल पावर इज जनरेट। तो हाइडल पावर क्या होती है, ऐसी पावर जिसको कि हम क्या करते हैं, वाटर के फ्लो से, वाटर की मैकेनिकल एनर्जी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या, हाइडल पावर। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन। ठीक है, ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। तो जब क्या होता है, ऊंचाई से क्या होता है, वाटर जो कंजर्व होता है उसको जब ऊंचाई से नीचे की तरफ फ्लो कराते हैं और नीचे क्या होता है, टरबाइन लगा होता है, वो तेजी से रोटेट करता है, तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, टरबाइन की, वो किस में कन्वर्ट करती है, डायनामो के थ्रू क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो आप ये देखेंगे कि कैसे हाइडल पावर का यूज किया जाता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर to produce electricity which is called hydroelectricity. ठीक है, the water discharges after the generation of electricity is used for irrigation. 1/4 of the world's electricity is produced by hydel power. Producer is in the world Paraguay, नॉर्वे, ब्राजील एंड चाइना। तो आप देखेंगे कि हाइडल पावर का 1/4 जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग होता है हाइडल पावर से, और इसको क्या माना जाता है, क्लीन एनर्जी भी माना जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो आगे है वो पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील एंड चाइना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया आप देखेंगे भाखड़ा नांगल डैम जो है,
ठीक है, हाइडल पावर प्लांट है। गांधी सागर बांध हो गया, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप वहां पर देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, हाइडल पावर का यूज करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि हमने लेटेस्ट या कहें जब हमने इन सब चीजों से सीखा कि मिनरल्स का हम जितना ज्यादा यूज कर रहे हैं, कि जितने भी हम फॉसल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं, फायरवुड्स का नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज कर रहे हैं, उससे हम एक्सेस तो आसानी से कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे हम बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन फैला रहे हैं। तो उसको कम करने के लिए हमने नए सोर्स ऑफ एनर्जी को खोजा, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ठीक है, टाइडल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी का क्या किया, डेवलप किया। अब उसके आगे की ओर बढ़ रहे हैं कि हम क्या कर सके, जो इशू रिलेटेड है हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से, उनको क्या कर सके, उनको काउंटर कर सके और पॉल्यूशन को कम कर सके और अपनी जो नीड्स है, एनर्जी की नीड्स है, उसको भी पूरा कर सके। तो आप देखेंगे यहाँ पर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसी को बोलते हैं क्या, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे एडवांटेजेस में, विंड एनर्जी में आप देखेंगे नॉन पॉल्यूटिंग विंड एनर्जी क्या है, इसके एडवांटेजेस देखेंगे क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग क्या, विंड पॉल्यूशन नहीं फैलाती जब इससे एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इससे भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वंस स्टेटअप, अगर इसको एक बार हमने सेटअप कर दिया तो इसके क्या होता है, लो कॉस्ट आती है और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, कई वर्षों तक इसका प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेफ एंड क्लीन, जो सेफ भी है और क्लीन भी है, क्योंकि इससे किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता। अब इससे देखिए कोई इशू भी है, कैसे इशू है, नॉइस पॉल्यूशन, विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप, इससे क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है, विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप, डिस्टर्ब रेडियो एंड टीवी रिसेप्टर्स, हार्मफुल टू बर्ड्स। तो आप देखेंगे इससे नॉइस पॉल्यूशन होता है, साउंड पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, विंड मिल्स कॉस्टली, इससे क्या होता है, एक बार में जब कॉस्ट लगता है तो काफी ज्यादा लग जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो यहाँ के नेचुरल वर्ड्स है या क्या वहां पर जो वन्य जीव है, पक्षी है, वो क्या होते हैं, इससे इफेक्ट होते हैं। साथ ही साथ डिस्टरबेंस इन द रेडियो एंड टीवी रिसेप्टर्स, जो वहाँ के टीवी सिग्नल्स होता है, रेडियो सिग्नल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की और बात करें तो सोलर एनर्जी देख लेते हैं, हाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए इसके जो हमने लिख रखा है उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी, चलिए आगे चलते हैं। Why we need to use non conventional source of energy, हमें आखिरकार क्यों जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को पढ़ें। चलिए आप यहाँ पर एक बार फास्टली रीड कर लेते हैं कौन कौन से, न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे यहाँ पर देखेंगे सोलर एनर्जी क्या है, इनएग्जॉस्टिबल जो कि कभी नहीं खत्म होने वाली, नॉन पॉल्यूटिंग, ना कोई पॉल्यूशन करते, ये क्या है, एक्सपेंसिव है, साथ ही साथ क्या है, डिफ्यूज्ड सोर्स सो गेट वेस्टेड। ठीक है, जब इसको डिफ्यूज करते हैं, जैसे कोई सोलर प्लांट्स है वो खराब हो जाए तो उसको डिफ्यूज कैसे करें, इससे क्या हो सकता है, जो आजकल इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है, ठीक है, उससे जो पॉल्यूशन फैल रहा है तो वो वाला पॉल्यूशन होने का प्रॉब्लम है। टाइडल एनर्जी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, नॉन पॉल्यूटिंग है और इनएग्जॉस्टिबल जो कि कभी नहीं खत्म होने वाली, डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इससे क्या हो सकती है, टाइडल एनर्जी से वाइल्ड लाइफ उस रीजन की क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। डिफिकल्ट टू हार्नेस, ठीक है, बायोगैस के आप बारे में पढ़ेंगे, एडवांटेजेस क्या है, लो कॉस्ट है, इजी टू ऑपरेट, मेक यूज ऑफ बायो वेस्ट। ठीक है, बायो एनर्जी से क्या कर सकते हैं, जो वेस्टेज है उसको क्या कर सकते हैं, यूज करके एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे इसके कॉस्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो जब हम क्या करते हैं, बायोगैस का यूज करके एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो उससे जब प्रोडक्शन करते हैं तो वहां से मीथेन गैस रिलीज होती है, जो कि क्या होते हैं, हमारे ग्रीन हाउस गैस का एक पार्ट होती है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रमोशन में काम कर सकती है। नेचुरल जो न्यूक्लियर एनर्जी है, एडवांटेजेस की बात करेंगे, एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इससे क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में या कहें सभी जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़े, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़े, साथ ही साथ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी में कम अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। वहीं पर डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, रेडियो एक्टिव वेस्टेज, तो जो हम प्रोडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जब इससे रेडियो एक्टिव वेस्टेज होते हैं तो उनको कहाँ पर रखें, कैसे उसको स्टोर करें, कैसे उसको खत्म करें पूरी तरीके से, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक्सपेंसिव भी है।
ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे जियोथर्मल एनर्जी, तो ये क्या है, क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज, लोकल, लोकेटेड फॉर अवे फ्रॉम सिटीज एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी। जब हम जियोथर्मल एनर्जी का यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या है, ये सिटी से या कहें जहां पर सेटलमेंट्स है उससे क्या है काफी दूर होता है, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन और उस क्षेत्र से जहां पर सेटलमेंट्स है, ह्यूमन सेटलमेंट्स है, वहां तक ट्रांसपोर्ट करने का खर्च बहुत ज्यादा है। ठीक है। या कहें एक्सपेंसिव हो सकता है। ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं व्हाई वी नीड टू यूज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आखिरकार हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अनवीकरणीय संसाधन या कहें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने देखा अभी कि जितने भी पारंपरिक सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कहीं ना कहीं क्या है, इजी है, इजी टू एक्सेस, इजी टू यूज, बट दे कैन पॉल्यूट। ठीक है। वो क्या करते हैं, एयर पॉल्यूट कर सकते हैं। ठीक है। हार्मफुल है, ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, क्लाइमेट चेंज में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये हमने देखा, इसी को काउंटर करने के लिए हमने क्या किया, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ आगे बढ़े। ठीक है। द इंक्रीज यूज ऑफ फॉसल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। इससे क्या है, शॉर्टेज। ये सभी में आपको देखने को मिलेगा, जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ी तो सभी में यही प्रॉब्लम है कि क्या है, ये एक लिमिट में है, इनका एक लिमिट में ही और एक एफिशिएंटली यूज करने से ही हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और इसका क्या है, शॉर्टेज हो सकता है क्योंकि इसके फॉर्मेशन की जो रेट है या कहें इसके बनने की जो रेट है वो क्या है, काफी कम है, रेदर देन कंजप्शन रेट ऑफ द ह्यूमंस। ठीक है। इट इज estimated that if the present rate of consumption continue, the reserves of this fuel will get exhausted। तो ये भी estimate किया जा रहा है, if we use the if we don't reduce the rate of consumption, then they can be exhausted before we। ठीक है। तो ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जितना हम यूज कर रहे हैं आज प्रेजेंट डेट में, हम जो रेट ऑफ कंजप्शन है इसको इसी रेट पे बनाए रहे और इसी तेजी से इसको यूज करते रहे अगर हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को, तो ये आने बहुत पहले या कहें उम्मीद से पहले ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आल्सो इट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है। जितने भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करते हैं। देयरफॉर देयर इज नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वही बताइए, जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से हमें प्रॉब्लम थी, वो हमारे जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो हमें मिलता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। दैट्स व्हाई वी आर मूविंग टू नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसकी तरफ हम क्यों बढ़े हैं, क्योंकि वो क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स को काउंटर करने में हेल्पफुल है। एग्जांपल ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। तो ये क्या है, कई सारे एग्जांपल हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड। ठीक है। तो सोलर एनर्जी आप देख लिए, ये ऐसा सेटअप होता है पूरा, आजकल लोग घरों में भी अपने छतों में लगवा रहे हैं। Solar energy trapped from the sun can used in solar cells to produce electricity। ठीक है। तो जो सोलर एनर्जी होती है तो उसमें आप देखेंगे हीट होती है, तो उससे क्या होता है, जब वहां पर सोलर पैनल्स में पड़ता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, फास्टली मूव करा देता है। जैसे ही टेम्परेचर सोलर प्लेट्स में बढ़ेगा तो उसके क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे फास्टली मूव करेंगे और उससे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ठीक है। तो इसी तरीके से सोलर एनर्जी क्या करती है, ट्रैप्ड हो जाती है by the solar panels and they produce electricity. Many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose। तो आप ये देखेंगे, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो इसको क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं, जनरेट करते हैं और क्या करते हैं, इसको लाइटनिंग के लिए और हीटिंग के लिए हम यूज करते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर बेस्ड विथ अबंडेंट सनशाइन। ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि जितनी भी कंट्रीज हैं जो टेक्निकली द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज। ठीक है। दैट ब्लेस्ड विद द अबंडेंट सनशाइन। तो आपको जब हमने पढ़ाया था कि अर्थ के जब मेन लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ाया था तो अक्षांशों के बारे में बताया था, 3 मेजर अक्षांश बताए थे, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। तो आपको ये बताया था कि विषुवत रेखा, मकर रेखा से लेकर विषुवत रेखा के बीच सन का जो लोकेशन होता है या स्थिति अवस्थिति होती है वर्ष भर लगभग इसी पोजिशंस के बीच देखी जाती है और इस रीजन में क्या होता है, सबसे ज्यादा सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यह एक
अच्छी अपॉर्चुनिटी है ट्रॉपिकल रीजन के कंट्रीज के लिए कि वो क्या कर सकते हैं, सोलर पैनल्स का यूज करके नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से बड़ी अमाउंट में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक्सक्यूज में solar energy is also used in solar heaters, solar cookers, solar dryers, besides being used for community lighting and traffic signals। तो ये सारे कई सारे एप्लीकेशन के हम सोलर एनर्जी का कहाँ पर यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आजकल क्या कर रहे हैं लोग, डोमेस्टिक यूज भी कर रहे हैं इसका। और ये भी माना जा रहा है कि जैसे गांव में क्या होता है, इरिगेशन के समय पे प्रॉब्लम होती है कि लाइट नहीं रहती, तो सोलर पंप की भी व्यवस्था की जा रही है कि किसानों को इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ठीक है, और जो हमारे गांव में या गांव के जो किसान होते हैं, इससे कई सारे हमें इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं कि कोई इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी लगने की वजह से क्या होगा, डेथ हो गई, तो वो प्रॉब्लम भी कम हो सकती है। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी का मिस यूज है वो भी कम हो सकता है। जो गांव के किसान होते हैं वहां पर देखा जाता है कि अधिकतर क्या होता है, बिजली की चोरी होती है। इसकी वजह क्या होती है, उनको ये इससे मतलब ही नहीं होता कि वो क्या होते हैं कि चोरी कर रहे हैं, उनको सिर्फ अपने खेत से मतलब है कि वो इरिगेशन करें। तो सरकार का यही है कि हम आपको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, आप क्या करिए, सोलर पैनल्स लाइए, सोलर पंप लाइए और उसका इरिगेशन में यूज करें। विंड एनर्जी की बात करते हैं। ये पूरा सेटअप होता है, यहाँ पर क्या है, एक विंड लगी हुई है और ये टरबाइन है। तो ये क्या करेगी, इसको घूमेगी, रोटेट करेगी। यहाँ पर डायनामो एक लगा रहता है, इसकी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इस तरीके से पूरे क्या होते हैं, विंड टरबाइन काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनरेटर लगा हुआ, ट्रांसफार्मर लगा हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ऐसे होम टू होम क्या होगी, ट्रांसफर होगी। ठीक, the high speed wind rotate the wind wheel which is connected to a generator to produce electricity। तो आप देखेंगे कि जो टरबाइन है, विंड टरबाइन, वो किससे जनरेटर लगी हुई है, जनरेटर से, जो कि क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर ऑफ such windmill are located in coastal regions and the mountain passes where the strong wind and steady winds blow। तो ये ऐसे रीजन में एस्टेब्लिश किए जाते हैं यहाँ पर विंड्स की जो स्पीड होती है काफी तेज होती है, या कहें बहुत तेज होती है, क्योंकि विंड्स की जो टरबाइन होती है काफी हैवी होती है। इनके रोटेशन के लिए जरूरी है कि काफी तेज या स्टेडी विंड्स मूव करे। स्टेडी विंड्स का मतलब ये है कि लगातार वहां पर विंड का क्या मूवमेंट बना रहे, तो क्या हो, लगातार इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता रहेगा। ठीक है, और इसके लोकेशंस मैक्सिमम क्या होते हैं, माउंटेन पासेस या ऐसे ऑफशोर रीजन होते हैं या कोस्टल रीजन माने जाते हैं। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन। तो इन रीजन में विंड जो फार्म्स होते हैं वो देखेंगे कि सबसे बड़ी मात्रा में यहाँ पर विंड से क्या किया जाता है, एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। आप नीदरलैंड्स की कई सारी कंपनियां देखेंगे कि जो क्या है, विंड्स से क्या है, एनर्जी के प्रोडक्शन में काफी आगे है या काफी इफिशिएंटली टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं या काफी तेजी से उनका प्रोडक्शन में हेल्प। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium। तो आप इनमें देखेंगे तो क्या है, सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी का क्या किया जाता है, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको एनरिच करके उनसे क्या किया जाता है, हाई अमाउंट में एनर्जी को रिलीज किया जाता है, उसको स्टोर करके क्या करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। दिस फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन विच न्यूक्लियर रिएक्टर एंड द इमिट पावर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एनर्जी को जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। उससे जो एनर्जी निकलती है उससे क्या करते हैं, वाटर को काफी गर्म करते हैं, उससे जो स्टीम निकलती है उसको टरबाइन में भेजते हैं और टरबाइन रोटेट करती है। इस तरीके से क्या होता है, पूरी प्रोसेस बनती है और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर आप देखेंगे यहाँ पर यूएसए और यूरोप है। यूरेनियम डिपोजिट्स इन इंडिया, राजस्थान और झारखंड में देखने को मिलता है। थोरियम इज फाउंड इन द लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनेजाइट सैंड्स ऑफ द केरला। तो ये कुछ दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंडिया की बात हो रही है। राजस्थान और झारखंड में आपको यूरेनियम सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और थोरियम के लिए जो इंपॉर्टेंट रिजर्व देखने को मिलता है वो मोनेजाइट सैंड्स ऑफ द केरला। न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, कलपक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर द कोटा इन
राजस्थान एंड नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कैगा इन कर्नाटक। इनकी लिस्ट आप सर्च कर लीजिएगा कि जितने भी पावर स्टेशन है, और कई सारे क्या है, काफी सारे न्यू आने वाले हैं जिनको स्टैब्लिश करने का फ्यूचर में व्यवस्था की जा रही है, तो उनकी भी लिस्ट आप पढ़ लीजिएगा कहाँ पर कौन कौन से बनाने की संभावना है। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो एनर्जी heat energy obtained from the heat is called the geothermal energy. The temperature in the interior of the earth rise steadily as we go deeper. Sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot springs. ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो हीट एनर्जी होती है उसका यूज करके हम क्या करेंगे, जब थर्मल एनर्जी के जब हीट जो सरफेस से, अर्थ की सरफेस से जो एनर्जी निकल रही है उसका यूज करके हम क्या करें, जब एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं तो वही क्या होती है हमारे लिए जियोथर्मल एनर्जी होती है। अब जियोथर्मल एनर्जी आप कई सारे जैसे उत्तराखंड में जाएंगे, नैनीताल में जाएंगे, ठीक है, भीमताल, ये सब जो लोकेशन है, तो आप वहां पर देखेंगे कि अर्थ की सरफेस से क्या होता है, गर्म गर्म पानी खुद ब खुद निकल रहा है, तो उसका यूज हम क्या कर सकते हैं, एज ए जियोथर्मल एनर्जी यूज कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, geothermal energy in the form of hot spring has been used for cooking, heating and bathing for several years. ठीक है, तो ये जितने भी जियोथर्मल एनर्जीज हैं तो उनका यूज हम क्या कर सकते हैं, कुकिंग में कर सकते हैं, साथ ही साथ हीटिंग में कर सकते हैं और बाथिंग में कर सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड आप जाएंगे तो वहां पर आप ये सब देखेंगे। ठीक है, यूएसए हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स फॉलोड बाय द न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड द सेंट्रल अमेरिका। तो आप यूएसए एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स फॉलोड बाय द न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ऐसे देखेंगे यूएसए में सबसे ज्यादा, फिर न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड द सेंट्रल अमेरिका में जियोथर्मल एनर्जी का यूज करके बड़ी मात्रा में एनर्जी का यूज किया जाता है या क्या प्रोडक्शन किया जाता है। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख। तो ये दो लोकेशन है इंडिया की, और भी लोकेशंस है जो कि एग्जांपल में दी गई है। यहाँ पर मणिकर्ण यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में है और पूगा वैली इन लद्दाख में। टाइडल एनर्जी की बात करते हैं तो टाइडल एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड द टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी मतलब जो ज्वार आते हैं, ज्वार क्या होता है, दिन में दो बार आता है, एक बार ज्वार का उठना और एक गिरना देखा जाता है। तो उससे क्या होती है, जितनी भी ओशियन वेव्स होती हैं वो क्या होती है, काफी ऊंची नीचे होते हैं, उससे क्या होती है, वेव्स जनरेट होती हैं। जब वेव्स जनरेट होती हैं तो उससे क्या कर सकते हैं, मूवमेंट से क्या कर सकते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। Tidal energy can be harnessed by building dam and narrow opening of the sea. During high tide, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. ठीक है, प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड रशिया। अगर इसको वर्ल्ड्स में कौन कौन सी कंट्रीज टाइडल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं सबसे ज्यादा, तो रशिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ। इन इंडिया में देख लेते हैं, ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स देखी जाती हैं। ठीक है, बायोगैस की बात करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज द डेड प्लांट्स, एनिमल्स मटेरियल्स, एनिमल डक्ट्स एंड द किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोगैस। ठीक है, the organic waste is decomposed by bacteria in biogas, degrades to emit biogas which is essentially a mixture of methane and the carbon dioxide. ठीक है, जब ऑर्गेनिक वेस्ट हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं बाय बैक्टीरियल यूज, बैक्टीरिया का यूज करके। ठीक है, तो ये डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्टर होता है और इमिट करता है कौन कौन सी बायोगैस यूज निकालते हैं, जैसे मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी मीथेन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एज अ एनर्जी। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट fuel for cooking and the lighting and the produces huge amount of organic manure in each year। तो इससे हमें कई सारे फायदे हो सकते हैं, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, कुकिंग फ्यूल का उपयोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, और साथ ही साथ ह्यूज अमाउंट में ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ nice day।